शशि थरूर वो कांग्रेस को फायदा पहुंचा रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, आगे ले जा रहे हैं। शशि थरूर की प्रॉब्लम क्या है कि वो हिंदी नहीं बोल पाते। जब आप विपक्ष में हो और जब पक्ष जो है केवल पक्षपात करता है तो फिर आप बैलेंस्ड बन के नहीं घूम सकते। वैसे तो ये बैलेंस नहीं, मुझे लगता है ये अन्यथा ही ज्यादा बोल देते हैं सरकार के लिए। शशि थरूर अपनी पॉपुलैरिटी को पार्टी में ट्रांसफर नहीं कर पा रहे। तो रचनात्मक कांग्रेस का प्रमुख बनाया गया। ये आपका पुनर्स्थापन है कांग्रेस पार्टी में? क्योंकि मैं वैसे संगठन से नहीं आया हूँ, कांग्रेस परिवार का हूँ तो कांग्रेसी हूँ, तो शायद ये कुछ मेरे अंदर में भी कमजोरियां थी जिस कारण से शायद पार्टी को लगा कि मैं उतना यूजफुल नहीं हूँ। तो 2004 की बात है या 5 की बात है, मैं जब संसद चुना गया था उसके बाद एक फोन आया कि यार हमारे एक साथी है दिल्ली में, अरविंद केजरीवाल, तो एक दिन मुझे मिलने आए। जैसे मुझसे एक दिन कहने लगे कि आप दफ्तर में क्यों बैठते हो, बाहर लॉन में बैठो, खुल के बैठो। बड़ी मिडिल क्लास ही इनके आइडियाज होते थे। तो आप कभी पढ़ पाए कि उनके अंदर एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा है? इतनी नहीं। देखो, मुझे एक बार दिग्विजय सिंह जी ने जरूर कहा कि आपका ये बेवकूफ बना रहे हैं, बहुत सीधे शब्दों में, और इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है ये 100% चुनाव लड़े। इन लोगों ने किस तरीके से उस समय मीडिया खेली, उस समय वो सब आम आदमी की गोदी मीडिया, जिस तरह से एक पॉलिटिकल एनिमिटी जब उस लेवल पे गया, तो कभी आपने सोचा कि जिस चीज से मैं जरूर वो हुआ कि ये जो भाषा इस्तेमाल करते हैं और जो तौर तरीके इस्तेमाल करते हैं बहुत ओछा है। क्या आपको लगता है कि जो डेन कांग्रेस पार्टी को जो जमीन छीन ली आम आदमी पार्टी के तौर पर, केजरीवाल के तौर पर, वो क्या कभी आप वापस पा पाएंगे? संभव तो कुछ भी है राजनीति। ऐसा भाई शीला जी को 2013 में हराया नहीं था। मैं माफ करिए ये अपनी माँ के बारे में शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, दिल्ली वालों ने जलील करके हराया था। जो नारे लगते थे कि पैसा से सत्ता और सत्ता से पैसे के दुष्चक्र को तोड़ना है, उसमें तो हम लोग हंसते। 77 में भी यही सब सुना था। जेपी आंदोलन पे मैं ज्यादा बोलूंगा तो लोग बहुत से नाराज हो जाएंगे। आपको क्या लगता है क्या कमी है कांग्रेस पार्टी में, कहाँ लैक? धर्म को जोड़ के जो राजनीति बीजेपी कर रही है इसका हम अभी काउंटर नहीं समझ पा रहे। हमें अपनी शब्दावली और अपने स्लोगन बदलने कि क्या आपको लगता है कि जो कांग्रेस पार्टी की जो आंतरिक लोकतांत्रिक व्यवस्था जिसको कहा जाता है, उसका कुछ नेता नाजायज फायदा उठाते हैं? नहीं, ये तो है। कांग्रेस में थोड़ा नैसर्गिक नेतृत्व ज्यादा है। अगर हमारा कार्यकर्ता 70 साल के काम को नहीं डिफेंड कर पा रहा तो हमारा करता है कहाँ? नमस्कार, पॉइंट की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं उमाशंकर सिंह और आज मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से जो दिल्ली के हैं भी, दिल्ली के नहीं भी हैं, लेकिन एक बात जो सबसे अहम है वो ये कि इनकी मां, उन्होंने दिल्ली में सबसे लंबा शासन दिया मुख्यमंत्री के तौर पे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ संदीप दीक्षित की। तो आज पॉइंट की बात संदीप दीक्षित जी के साथ, आपका स्वागत है। हेलो। सबसे पहला सवाल, कांग्रेस ने अभी हाल ही में आपको जिम्मेदारी दी है जी, और आपको रचनात्मक कांग्रेस का प्रमुख बनाया गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष रचनात्मक कांग्रेस का। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस को अभी ज़्यादा ज़रूरत व्यूह रचनात्मक कांग्रेस का एक अध्यक्ष बनाए जाने की है, चाहे आपको बनाया जाए या किसी और को? जी नहीं, देखिए, पहली चीज़ मैं ये बता दूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि ये तो अभी नाम से बनी है, उसका भी कोई संगठन नहीं है जी। ये है कि हाँ, काम का दायरा पूरा राष्ट्र है, तो उस हिसाब से आप मान लो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी, क्योंकि वो क्या है ना, बड़ा भारी भरकम शब्द लगता है, उतना है नहीं जी। नहीं, मैं इसके बाद उमाशंकर जी इसके पीछे एक बात बताता हूँ। क्या है, मेरे जो राजनीतिक जीवन रहा है बहुत लंबा नहीं है, 20-25 साल का ही है, लेकिन उसके पहले मैं स्वयंसेवी संस्थाओं में, जिसको हम लोग वॉलंटरी एजेंसीज कहते हैं, आप लोग उसको NGO आजकल शब्द इस्तेमाल करते हैं, उसमें मेरा बहुत दिन जीवन कटा। और उसमें तमाम खासकर मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान में, और क्या है, ज़मीन पर संघर्ष में, निर्माण में, काम करने में, विरोध करने में बहुत से संगठन और लोग जुड़ते हैं, कभी व्यक्तिगत रूप से, कभी संस्थाओं में, कभी आंदोलन की तरह, कभी समूहों में, अलग अलग तरीके से रचनाओं में। उनके साथ बहुत सरोकार रहा और वो उनका जो काम होता है वो विकास का भी होता है, संघर्ष का भी होता है, राजनीतिक भी होता है, और राजनीतिक केवल पार्टी राजनीतिक नहीं होता है। तो एक छोटा सा मेरा एक बैकग्राउंड था। तो पिछले, जब मैं 8-10 साल जब मैं सांसद भी रहा, तो मैं कई बार कांग्रेस से और नेताओं से भी कहता रहता था कि भाई ये बहुत बड़ा एक वर्ग है जो मूलतः अगर आप माने
वो कांग्रेस की जो ब्रॉड विचारधारा है, जिसको हम संविधान की विचारधारा कह लें, राष्ट्रीय आंदोलन की विचारधारा कह लें, मूलतः उससे मेल खाता है। और खासकर ये कि नागरिक की जो प्राथमिकता है और उसकी इंडिविजुअलिटी, व्यक्तिगत उसकी अपनी ज़रूरतें और उसके समूह की और उसकी आर्थिक ज़रूरतें, और उसको वर्ग के रूप में देखना, केवल जाति के धर्म के रूप में नहीं देखना, उसमें जो ये लोग लगते हैं वो कांग्रेस से थोड़ा बहुत मेल खाता है जी। तो हमारा ये था कि यार देखो, पहले भी आप इन्हीं संगठनों, समाजों, आंदोलनों के साथ हमेशा आपका सरोकार रहा, उनके लोग आप में आते रहे आज़ादी के आंदोलन के पहले भी। जबकि मैं ये मानूंगा वो एक अलग दौर था, ये अलग दौर था, और पार्टी को उस समय की इस पार्टी में एक दूसरे से शायद कंपेयर करना भी बहुत फेयर नहीं होता, संदर्भ बिल्कुल अलग थे। तो ये बात चलती रही। इसका कुछ हम लोगों ने पिछले 2-3 साल में, मुझे जब मैं थोड़ा सा, आप माने तो पार्टी की साइडलाइन पर रहता था, तो मैंने कुछ राज्यों में इसमें कुछ काम किया, और उसका कांग्रेस को लगा कि नहीं, इससे एक अच्छा हुआ, हमारा संवाद हुआ लोगों से, उनकी हम बातें समझ पाए, हम एक थोड़ा सा अपने आप को ज़मीन पे ज़्यादा लोगों से जोड़ पाए। तो क्योंकि आज की जो राजनीतिक चुनौतियां हैं वो शायद कांग्रेस के पिछले कम से कम पिछले 30-40 साल में इतनी बड़ी चुनौतियां इस स्तर पर नहीं रही हैं जी। जहां उसको लगता है कि तो मतलब आपने, तो मैं ये बता रहा हूं सिर्फ कि तो कांग्रेस को शायद लगा कि ये भी एक ऐसा बहुत बड़ा धड़ा है, अच्छा, जिससे हम लोगों को दोबारा से संवाद स्थापित करना पड़ेगा उनके ही, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में, या उनके ही सांस्कृतिक तौर तरीकों में। भाई आप जैसे आज आप जर्नलिज्म से हैं, तो अगर आप कांग्रेस की तरफ से जर्नलिस्टों से बात करते हैं तो आप उनकी शब्दावली, उनके तरीके, किस चीज़ से वो जुड़ना चाहते हैं, उनकी भावनाएं क्या होती हैं, वो मुझसे बहुत बेहतर समझेंगे जी। तो क्योंकि मेरा एक छोटा बहुत उनसे परिचय था, तो ये हुआ कि इन लोगों से दोबारा संवाद बनाकर हम कांग्रेस को केवल सशक्त करने की या पार्टी के रूप में सशक्त करने की बात नहीं है। ये जो पूरा एक हिंदुस्तान का बहुत बड़ा वर्ग है, जो आज की जो प्रथम पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, और उसकी जो कुंठित विचारधारा उससे बहुत ज़्यादा मेल नहीं खाता है, उसको एक तरीके से जोड़ के एक दूसरे से को सशक्त करे, पार्टी के बाहर, पार्टी के अंदर, राजनीति में, राजनीति के बाहर। तो उसमें ये हुआ कि एक प्रयास इसमें किया जाए। तो इसका मतलब ये हुआ ये मैं ब्रॉडली अभी बता रहा हूं, मैं थोड़ा थियोरेटिकल इसलिए हूं क्योंकि अभी जमीन पर हम इतने उतरे नहीं है, लेकिन कि क्या अनुभव हमारे जमीन पर पिछले 2 महीने 2-4 साल के हुए, आप कभी आगे सवाल पूछेंगे तो उसका जवाब दूंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने पहले इसकी पृष्ठभूमि बनाई, एक मेहनत किया, उसके बाद जाके, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने एक पद सृजित कर दिया और आपको दे दिया, इसके शायद नहीं, देखो इतना तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि वो बड़ा अहंकार होता कि मैंने ही कुछ कर दिया, लेकिन हाँ मुझे पक्का लगता है कि और लोगों ने भी ऐसे कुछ प्रयास किए होंगे। और देखो एक और चीज होती है, आप कोई भी उदाहरण कहीं भी दे लें, भाई कितना भी बड़ा अच्छा होटल खुला हो, भूख नहीं लगती जब तक कोई थोड़ी होटल में जाएगा। तो पार्टी को भी ये लगा होगा कि शायद इस तरीके के काम की या प्रयास की अब पुनः जरूरत है। और मैंने इसमें जो अपना एक पुट जोड़ा, जो मैंने कहा कि व्यूह रचनात्मक कांग्रेस की, वो इसलिए क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी का जो सामना है वो कोई पुरानी बीजेपी से नहीं है, 2014 के बाद की नरेंद्र मोदी बीजेपी से है। हाँ। तो वैसे में आपको ज़्यादा एक ठोस रणनीति के साथ आगे आने की ज़रूरत है, और इसलिए इस सांकेतिक तौर पे इन शब्दों के साथ मैंने सवाल आपके सामने रखा कि आपको लगता है कि पार्टी को व्यूह रचनात्मक एक रणनीतिकार के तौर पे कुछ ज़्यादा उम्दा और कुछ ज़्यादा बेहतर, और इसलिए इस तरह की कोई जिम्मेदारी लेकर आने की ज़रूरत है किसी और के लिए भी। मैं आपकी बात नहीं कर रहा। नहीं देखिए, ठीक है, आप उस तरह कहना चाहे तो चलो, लेकिन मैं देखिए ये भी क्या करता हूँ, देखो जब समय बदलता है, राजनीतिक समय भी बदलता है, उसकी अपनी अपनी चुनौतियाँ बदलती हैं, और कुछ तो ऐसा हुआ है कि आज हम देखिए, मैं इस बात को मानता हूँ, जैसे एक बार किसी ने मुझसे कहा था कि आप यार बीजेपी में क्यों नहीं चले जाते, तो मैंने ये कहा था कि देखिए मेरी समझ में आज भी जो कांग्रेस के विचार हैं और जिस तरीके से उसने देश के लिए काम किया वो सबसे बेहतरीन है। और ये समझते हुए, मानते हुए कि हमारे पास वो एक बहुत हल्का शब्द इस्तेमाल करूं तो हमारे जो फॉर्मूला है वो इस देश के लिए सबसे अच्छे फिट होते हैं। मतलब बिल्कुल फिल्मी बात में मैं अच्छी सी बात कर रहा हूँ, लेकिन क्या हमारी विचार, हमारी नीतियाँ, हमारा जिस तरीके से हम देश की को रचना चाहते हैं वो सबसे बेहतर है इस देश के लिए। उसमें अगर हम विश्वास करेंगे और फिर हमें देखेगा कि क्यों ऐसा है कि एक बहुत बड़ा वर्ग इस देश का हमारे साथ इत्तेफाक नहीं कर रहा है, तभी शायद हम चुनाव उतनी अच्छी तरीके से नहीं जीत रहे हैं। तो हमारी विचारों में कोई कमी नहीं, ठीक है, हमारा संगठन चलो ठीक है, कभी कमजोर होता है, नहीं होता, सीधी बात है भाई, चुनाव आप ज्यादा हारोगे संगठन कमजोर हो जाते हैं, जीतते रहोगे संगठन मजबूत भी हो जाता है, तो ठीक है, पर वो होता है, एक अलग बात होती है। तो इसके बावजूद क्यों ऐसा है, तब मुझे ये लगा कि शायद कुछ ऐसे रिकरेक्शन
की ज़रूरत होती है कि जैसे कभी कभी बीमार शरीर में ये होता है कि चलो भी एक आध ऐसी चीज़ें हैं जो एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो रही हैं, तो उसको रिकनेक्ट करते। तो जैसे खून का काम होता है ना कि खून दोबारा से बहने लगता है तो बहुत से ऑर्गन्स फिर एकदम जान लेने लगते, तो हो सकता है थोड़ा बहुत उसकी तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाए। तो जैसे कल को अगर फील्ड पर लोग पड़े हुए हैं जो अपने संघर्ष में हैं, अपने कामों में हैं, वो चाहते हैं कि उनकी दिक्कतों का, उनकी प्रॉब्लम्स का जो हल है वो उन्हीं विचारों से निकलेगा, उन्हीं नीतियों से निकलेगा जो किसी समय इस देश में सर्वोपरि थी जी। लेकिन जो लोग वो नीति लेकर आए थे और उनके बीच में अगर संवाद, ये कनेक्शन नहीं है, तो उसको केवल दोबारा से जोड़ने वाली बात है। तो इसके पीछे एक बहुत ही गंभीर एक रणनीति है और जो आपने काम किया। लेकिन बहरहाल मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने अभी जिक्र किया, अगर मैंने सही सुना है तो, कि पार्टी में आप एक तरह से कई बार एक अलग तरफ नजर आते हैं, लेकिन एक तरह से ये आपका पुनर्स्थापन है कांग्रेस पार्टी में इस जिम्मेदारी। नहीं, देखो मैं ये मानता हूँ कि कोई ऐसा तो नहीं था कि मैं कोई बाहर था, ठीक है। चलिए ये यूं मान लें कि जब मैं सांसद था और खासकर आखिरी 2-3 साल में 3-4 जिम्मेदारियां मिली थी, और चलो उस समय ये भी था कि क्योंकि पार्टी पावर में भी थी तो लगता था कि नहीं, हमें ज्यादा तटस्थ हूं मैं, मतलब कांग्रेस की। तो भाई जब आप संगठन में क्या होता है, क्या ओहदे मिले हैं, क्या पद मिले हैं, क्या जिम्मेवारियां मिली हैं, उससे एक अपना एक इस्टेब्लिश होता है कि आप कितने इंपॉर्टेंट हैं। अब ये भी है कि भाई अब आप चुनाव हार जाओ, और आप ही ना हारो, जिस स्टेट की कांग्रेस की आप हो, जो दिल्ली है, उसकी भी हालत बहुत खराब हो जाए। भाई चलो हम लोग कर्नाटक में हारे, केरला में हारे, तो क्या है कि कांग्रेस तो वहां ताकतवर है ना, लेकिन अब दिल्ली में तो न केवल हम लोग हारे, पार्टी बिल्कुल इस स्थिति पर चली गई कि ज्यादा कमजोर हो गई। तो शायद उस कारण भी। दूसरा मुझे लगता है कि मैं उस जैसे एक सामान्य व्यक्ति होता है, जिसको कहते हैं ना, जो संगठन के लोग होते हैं, संगठन का डिसिप्लिन, संगठन के तौर तरीके जानते हैं, क्योंकि मैं वैसे संगठन से नहीं आया हूँ। मैं कोई यूथ कांग्रेस NSUI में नहीं था, मतलब उनके साथ मेरा सरोकार रहा। मैं जब यूनिवर्सिटी में भी था तो मेरे कॉलेज में दिल्ली यूनिवर्सिटी यूनियन नहीं होता था, लेकिन मैं NSUI के चुनाव में जहां होता था मदद करता था। वो इसलिए क्योंकि कांग्रेस परिवार का हूं तो कांग्रेसी हूं, लेकिन संगठन का मैं एक तरह से सदस्य नहीं रहा। तो शायद ये कुछ मेरे अंदर में भी कमजोरियां थी, जिस कारण से शायद पार्टी को लगा कि मैं उतना यूजफुल नहीं। और मेरी एक थोड़ी सी आदत है, मैं कुछ चीजें बोल बाल देता हूं। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, क्योंकि आपकी एक और कमजोरी है कि आप वोकल हैं। आप कमजोरी कहिए या मतलब कमजोरी कहेंगे क्या, या कहिए कि वो एक कैरेक्टर है जो कभी कभी इसलिए नुकसान कर देता है। थोड़ा सा उस रूप में रखा है कि जो आप अपनी कमजोरी बता रहे थे। हाँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि क्योंकि कई बार इस तरह के बयान आपकी तरफ से आए जो हो सकता है कि उन अर्थों में आपने ना कहा हो। अगर हम बात करें जैसे 2017 यूपी चुनाव के बाद जब आपका एक बयान आया कि एलिटिस्ट कांग्रेस जो है उसको बनाए जाने से बचा जाना चाहिए, तो माना गया कि ये बयान कहीं ना कहीं राहुल गांधी के नेतृत्व के या उनके खिलाफ है, और आप जो है वो ओल्ड गार्ड के ज़्यादा नज़दीक हैं, और सोनिया गांधी को आपने सुप्रीम, जो कि सुप्रीम लीडर थी, आज भी सुप्रीम उनको माना जाता है, तो कहीं ना कहीं ये लगता रहा कि आप कुछ आपके विचार ऐसे हैं जो राहुल गांधी से अलग चल रहे। देखिए उस समय जब मैं बातचीत कर रहा था, मुझे याद है शायद NDTV पर ही या किसी एक में मैंने ये कहा था, तो मेरा असली में उस समय तात्पर्य एलिटिज्म पे था। तो अब वो सामान्य भाषा में एलिटिस्ट और एलिटिज्म लोग नहीं ज़्यादातर समझते। जैसे हम लोगों को एलिटिज्म से दिक्कत होती है। एलिट तो अच्छी बात है भाई, एलिट तो किसी क्षेत्र का एलिट होता है तो वो उसमें उत्कृष्ट व्यक्ति है, उसमें ज़्यादा अच्छा काम करता है, मुझे एलिट में कोई दिक्कत नहीं है। तो क्योंकि देखो आप अगर उसके बाद आज उसकी उस समय की कांग्रेस और आज की कांग्रेस के बीच में अगर आप देखेंगे, कौन है जो सबसे ज़्यादा हमको धोखा देके छोड़ के गया? हमारे एलिट ही तो गए। क्या है सिंधिया जी या क्या है बाकी सब, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। मुझे कुछ हद तक इन लोगों पर क्योंकि मैंने उस समय एक पत्र भी लिखा था सोनिया जी को, कहा था कि ये जो हम लोगों का कांग्रेस में एक वर्ग विहीन एक नजरिया बनता जा रहा है, ये कांग्रेस को नहीं छोड़ना चाहिए। हमको वर्गीकृत करके लोगों को उनके कैरेक्टर को पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो जिस वर्ग का आता है वो उस वर्ग के बेसिक जो प्रकृति उसकी होती है उसे नहीं छोड़ता है। तो जो सामंती हैं तो सामंत के साथ ही रहेंगे, मतलब मेरा एक कहना था। तो शायद बात उसको इसलिए लोगों ने उस तरीके से उसको पढ़ ली। और मुझे ये लगता है कि कभी कभी मैं जब एक बात करता हूँ तो शायद क्योंकि मेरी ट्रेनिंग संस्थाओं के साथ ज़्यादा रही है, पार्टी के साथ कम रही है, तो हो सकता है मैं कभी कभी ये बात नहीं समझ पाता हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ उसका मेरा जो मतलब है
वो राजनीतिक क्षेत्र में उसको दूसरे मतलब से पढ़ा जाता है। जी। ये प्रॉब्लम हो जाती है। इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, अभी आपने अपनी जो एनजीओ थी उसका भी जिक्र किया। आप हाँ, हाँ। काफी लंबे समय तक उसमें आपने मेरी अपना एनजीओ नहीं थी, योगदान उसमें मैं काम करता था। हाँ, आप उसमें काम करते थे और उसी एनजीओ में आपके एक और मित्र भी काम करते थे, उनका नाम अरविंद केजरीवाल है, और उसी एनजीओ के जरिए राब्ता हुआ और फिर उस एनजीओ ने आपको कुछ दिया या मतलब पहली चीज देखो, हाँ। मेरा कोई एनजीओ नहीं था और अरविंद केजरीवाल जी का उसका कोई संबंध नहीं है, उसको मैं पहले क्लियर कर दूं। देखो क्या हुआ, मैं क्योंकि इस क्षेत्र में काम करता था तो मेरा अरुणा रॉय जी जो एमटीएसएस की हैं और निखिल जी, इनसे एक जान पहचान थी। भाई ये तो बहुत बड़े लोग हैं, बड़े मतलब अपने हमारे सेक्टर के लीडर्स हैं, तो हम लोग तो फॉलोअर्स के रूप में ऐसे लोग उनको एडमायर करते थे। 2-4 बार फील्ड में कभी कार्यक्रम हुआ, कभी कुछ हुआ, मिल लेते थे। तो 2004 की बात है या 5 की बात है, मैं जब संसद चुना गया था तो मुझे निखिल डे जी का या शायद अरुणा जी का किसी एक का फ़ोन आया और स्वाभाविक है कॉन्ग्रेचुलेट भी किया। उसके बाद एक फ़ोन आया कि यार हमारे एक साथी हैं दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, वो मिलना चाहते हैं, वो राजनीति कैसे होती है, चुने हुए प्रतिनिधि कैसा काम करते हैं, ये समझना चाहते हैं। तो मैंने फिर खंगाला उस समय, ये तो इंटरनेट तो इतना होता नहीं था, लेकिन पता किया, मैंने कहा ये कौन है, तो पता चला कि इन्होंने को मैग्सेसे अवार्ड भी मिला है आरटीआई में, और कुछ ये मतलब इन्होंने ये थोड़ा सा अच्छा काम इन्होंने किया है, या जैसे होता है। मैं कोई मैग्सेसे ऐसे अवार्ड से बहुत ज़्यादा इंप्रेस नहीं होता हूँ, लेकिन हमने कहा ठीक है भाई, व्यक्ति ने कुछ किया होगा। फिर पता चला इनकम टैक्स के हैं क्या है, तो एक दिन मुझे मिलने आए और ठीक है जैसे होता है, व्यक्ति आए और कहने लगे कि भाई मैं देखना चाहता हूँ सांसद का ऑफिस कैसे चलता है, क्या चलता है। मैंने कहा स्वागत है आपका, और नेचुरली इनको क्योंकि परिचय दिया था उन्होंने, अरुणा जी ने और निखिल जी ने, सब ने, तो हमने कहा स्वागत है आपका। अच्छा उसमें क्या भाई, एमपी के ऑफिस में क्या है, लोग आते हैं, आप अपना काम करते हो, देखते हैं। तो शायद वहाँ ये मुझे जहाँ तक याद है 2-4-5 दिन आए, बैठे, दफ्तर का काम देखा, थोड़ा सा वो, माफ़ करिए मैं इसको कोई गलत शब्द में नहीं कहना चाहता, लेकिन बड़े मिडिल क्लास ही इनके आइडियाज़ होते थे। जैसे मुझसे एक दिन कहने लगे कि आप दफ्तर में क्यों बैठते हो, बाहर लॉन में बैठो, खुल के बैठो, सबके सामने बैठो। तो मुझे लगा कि हाँ यार, ये जो वो हिंदी फिल्में आती है ना, एक दिन का मुख्यमंत्री 4 दिन का, वो जिस तरीके की चीज़ें करती हैं, मैंने कहा ये उस तरीके की बात कर रहा। मैंने कहा अरविंद जी, लोग मेरे पास जो आते हैं मुझे 10 फ़ोन करने पड़ते हैं, और चिट्ठियाँ वो मेरे को मिलने नहीं आ रहे, कोई क्रांति करवाने नहीं आ रहे। किसी की एडमिशन है, किसी का हॉस्पिटल में बच्चा नहीं एडमिट हो रहा है, किसी का राशन कार्ड कैंसिल हो गया है, मुझे अधिकारी को फ़ोन करना है या चिट्ठी लिखनी है या केस समझना है, वो अगर दफ्तर में नहीं करूँगा तो बाहर नहीं हो सकता। पर चलो मैंने कहा भाई डू गुडर टाइप के लोग हैं, अपना करते होंगे। फिर 2-1 बार उनको वो वहाँ मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये पड़ती थी, सुंदर नगर इलाका, वहाँ ये लोग कुछ राशन पे काम किया करते थे। उसमें 2-3 बार इनका कुछ झगड़ा हुआ तो हमारे कुछ लोग गए थे उनसे मदद करने के लिए। तो एक तरीके से इनके साथ बातचीत रही, वो चलती रही। फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा कोई हमारी बातचीत नहीं होती थी, शायद 1-8 बार कहीं मिले होंगे तो मिले होंगे। ये हुआ कि जब अन्ना वाला आंदोलन चालू हुआ और ये कौन सा वो लोकपाल ना, हाँ, तो मैंने भी जब लोकपाल को पढ़ा तो मैं तो कोई लोकपाल से इंप्रेस नहीं हुआ। देखिए लोकायुक्त क्या करता है राज्यों में, हमने सबने देख रखा था, उसमें कुछ नहीं होता। तो मैं एक ये बात खत्म कर लूँ, तो उस समय मेरे साथ मेरा एक लड़का काम करता था, मैथ्यू भी इनको मिल चुका था उन दिनों में। एक बार इनकी बल्कि कोई दिक्कत हो रही थी, मैथ्यू गया था इनको बचाने के लिए। मैथ्यू का तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा था इनकी संस्था से, उनका तो बड़ा नेगेटिव व्यू है, पर मैं यहाँ वो व्यू शेयर करने को नहीं बैठा हूँ। तो मैथ्यू ने कहा कि यार इनको फ़ोन करते, ये क्या चल रहा है, कोई गवर्नमेंट का डायलॉग तो इनसे करें। तो रामलीला मैदान में उन दिनों वो चालू हो गया था, तो इन्होंने फ़ोन किया, इन्होंने शायद मनीष सिसोदिया से बात की। मैं मनीष सिसोदिया को बिल्कुल नहीं जानता, न कभी मिला था उसके पहले, ये शायद जानते थे। तो उनका हाँ लेट्स मीट। तो फिर जहाँ हम रहते थे पंडारा पार्क में, वहाँ एक कॉमन, वहाँ अधिकारियों की कॉलोनी है, वहाँ एक ऐसे अधिकारी थे जिनको मैं बहुत अच्छे से जानता था और अरविंद केजरीवाल भी उनको अच्छे से जानते थे। तो मैंने कहा यार कोई न्यूट्रल जगह मिलना तो वहाँ मिल लो। मैंने उनको फ़ोन किया, उनका हाँ आप आ जाइए, बात कर लीजिए, भाई आप दोनों मेरे मित्र हैं। तो वहाँ बातचीत शुरू हुई। तो उसके बाद वो जो एक छोटा सा डायलॉग था गवर्नमेंट और इन लोगों के बीच में, वो मेरे माध्यम से शुरू हो गया। उसमें लोगों को लगा कि कुछ दोस्ती होगी, क्योंकि फिर उसके बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी बना ली। तो सबका ये कह रहा था कि मैंने वो पार्टी बनवाई है बीजेपी के वोट काटने के लिए, जबकि ना मेरा कोई लेना था ना देना था। इन्होंने पार्टी अपने मन से बनाई, अपना काम किया।
मैं सिर्फ वो डायलॉग इनके साथ करता था और मैं इतना बताऊं, मेरे को उसमें बहुत इतना इनसे नानना से ज्यादा इंप्रेस लेकिन हुआ। कभी आप पढ़ पाए जितने दिनों भी वो जो भी संबंध था, दोस्ताना नहीं था या जान पहचान का जो जान रिश्ता पहचान था, दोस्ताना क्या माने, कोई ऐसे दोस्त तो हम थे नहीं। तो आप कभी वो पढ़ पाए कि उनके अंदर एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा है? इतनी और नहीं, कभी- देखो मैं एक चीज बताऊं, मुझे एक बार दिग्विजय सिंह जी ने जरूर कहा था कि आपका ये बेवकूफ बना रहे हैं, बहुत सीधे शब्दों में, और इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, ये 100% चुनाव लड़ेंगे और ये इस चीज को मिसयूज या यूज करेंगे। ये उन्हीं दिनों की बात है। अब इतना देखो, वो तो काफी ये बातचीत भी तो मेरे ख्याल से 5-6 महीने, 3-4 महीने, 5 महीने चली थी, 4 महीने। उसमें एक बार में उन्होंने ये बात तो कही थी मुझसे। तो ये तो मैं देखिए सलाम करता हूँ दिग्विजय सिंह जी। एक बार फोन पर या बुलाकर या किसी मसले पर हम उनसे मिल रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि ये पार्टी बनाएंगे और ये आप लोगों को, ऑलमोस्ट उन्होंने ये कहा कि संदीप तुमको ये बेवकूफ बना रहा है। अच्छा, बाद में मुझे देखो एक चीज मैं जरूर बताऊं कि इन लोगों ने किस तरीके से उस समय मीडिया खेली और मीडिया किस तरीके से एक तरफा चली गई, वो तो मैंने उस तरफ देखा। देखिए आज भले लोग कह लें, मैं आपके बारे में नहीं कह रहा कि गोदी की मोदी की गोदी मीडिया है, उस समय वो सब आम आदमी की गोदी मीडिया हो गई थी। क्योंकि हम लोग जब तर्क भी रखते थे उनके सामने, जैसे मैं एक उमाशंकर जी उदाहरण देता हूँ, एक हमारा क्या हुआ था, एक दिन में प्रणब मुखर्जी साहब ने पूरे ऑपरेशन की एक मीटिंग बुलाई लोकपाल बिल पे। ठीक है, ये हुआ कि ठीक है मैम सबसे चर्चा करके वापस आपको जवाब देंगे। उस मीटिंग में 80 से 90% जो ऑपोजिशन था उन्होंने लोकपाल बिल को रिजेक्ट कर दिया, या कम से कम उसके ऐसे प्रोविजंस की सीबीआई इनके अंडर होनी चाहिए, प्रधानमंत्री दायरे में आना चाहिए, स्पीकर दायरे में आना चाहिए, ऐसे कई पॉइंट जो इनके जो क्रिटिकल पॉइंट्स डिफरेंस के थे। बाकी तो लोकपाल बिल हमको भी पता था, लोकपाल ले आओगे कुछ नहीं होगा, कौन सा लाकर किसी ने खंबा उखाड़ लिया। मुझे लगता है सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड आदमी होगा कोई इस देश में तो लोकपाल होगा। और हमारे केजरीवाल जी ने भी शायद कभी कोई उनके सामने कंप्लेंट नहीं आज तक भेजी होगी। जिस लोकपाल दिन तक तो उन्होंने भी नहीं बनाया। हाँ, जो भारत का सरकार का लोकपाल उसके खिलाफ ही भेज दो ना। रोज तो तुम मोदी के खिलाफ सवाल खड़े करते हो, एक आध भेज देते कंप्लेंट, चलो वो छोड़ो। तो क्या हुआ, ये हुआ, उसके बाद मीटिंग हुई, उसमें सलमान साहब थे, हम थे, नारायण स्वामी जी थे, ये आए और इनके साथ शायद किरण बेदी जी थी, कोई एक आध और था, प्रशांत भूषण जी थे, क्या थे। उसमें केवल मुझे इतना याद है प्रणब मुखर्जी साहब ने यह कहा कि भाई देखिए ये भेजा गया, ऑल पार्टी मीटिंग हुई, ऑल पार्टी मीटिंग हैज रिजेक्टेड ऑल योर डिमांड्स। ये नहीं कहा गवर्नमेंट हैज रिजेक्टेड, क्योंकि हम तो बातचीत कर रहे थे। अच्छा ठीक है, हो गया, उठ गए एकदम। तो प्रणब जी ने कहा क्या मतलब, मुझे सीधे याद है, नो नो दिस इज ऑल ओवर, इट्स ऑल डन। प्रणब जी ने कहा कि भाई ऑल पार्टी मीटिंग का मैं तो आपको रिपोर्ट दे रहा हूं। देखिए जब ऑल पार्टी मीटिंग का कोई निर्णय होता है वो सरकार का निर्णय नहीं होता, ये तो इनकम टैक्स के अधिकारी रहे हैं, आपको तो ये पता होना चाहिए कि इसकी किस चीज की रिपोर्टिंग आपको कर रहे थे। बुलाया ही इसलिए गया था। और अरविंद केजरीवाल उसके पहले मुझे बता रहे थे कि ये सुषमा स्वराज जी से, जेटली जी से, सबसे मिलकर आए थे कि बीजेपी सपोर्ट करेगी, और बीजेपी ने पूरा अपोज किया था मीटिंग के अंदर, नहीं तो रिजेक्ट केस क्यों होता। और उसके बाद बाहर गए, गवर्नमेंट हैज रिजेक्टेड। अच्छा मुझे मालूम हो ठीक से बोलबाल दिया उन्होंने कुछ भी। फिर पूरे शाम मेरे को 5-6 इंटरव्यूज में, उसमें आशुतोष जी भी थे और थे, तो मुझे अभी भी याद है आशुतोष जी ने मुझसे कहा कि बिटवीन यू एंड आप, केजरीवाल ये बात कह रहा है, कौन मानेगा कि आप सच बोलते हो। तो मेरा ये था कि साहब आपने क्या पहले ही मान लिया कि कांग्रेसी सिर्फ झूठ बोलते हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि एक तरीके से नाम लिया, हाँ उन्होंने तो फिर अपनी, वो ठीक है। देखो उस समय मैं ये नहीं कहूंगा कोई आशुतोष जी पे कहूंगा, सबका यही रवैया था, सबका, जितने भी लोगों का उसमें हमने इंटरव्यूज किए, सबका ये था कि हम जो भी बोलें इनका हर वाक्य सच वाक्य होगा। तो मैं ये बता रहा हूं कि कोई हमारी केजरीवाल से कोई दोस्ती नहीं, दुश्मनी नहीं है कोई, लेकिन कोई दोस्ती नहीं, ठीक है दोस्ती नहीं है, लेकिन जिस तरह से एक पॉलिटिकल एनिमिटी, जो एक बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत तीक्ष्ण तरीके का, अगर मैं बहुत छोटा शब्द इस्तेमाल करूं, जब उस लेवल पे गया तो कभी आपने सोचा कि नहीं, देखो जान पहचान का हवाला देकर, नहीं, लेकिन मैं एक चीज बताऊं, जिस चीज से मैं जरूर वो हुआ कि ये जो भाषा इस्तेमाल करते हैं और जो तौर तरीके इस्तेमाल करते हैं बहुत ओछा है, ओछापन बहुत है, ये कोई तरीका नहीं होता। ठीक है, वो शीला जी पे हमला कर रहे थे, वो मेरी माँ होती है तो माँ पे आप हमला करोगे, अलग उसकी भावना होती है। लेकिन ये जो जैसे आज कई बार हम लोग कहते हैं ना कि मोदी या अमित शाह या और लोग बहुत गंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं या स्तर बहुत गिर गया है, तो मुझे लगता है उसकी शुरुआत तो नहीं लोगों ने की। मेरा नेता चोर है, ये चोर है, इसको हर चीज पे जेल भिजवा दो। और क्या मतलब है भाई,
यहाँ तक तो ये सेवन कहते थे आरसीआर के आप- बाहर भी हाँ 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 कोयला चोर का, हाँ, कोयला चोर, कोयले हर से चीज हर भाई। चीज में मतलब हर आदमी चोर है। जबकि उन रिपोर्ट्स का क्या निकला वो तो पता भी, अगर इतना कुछ निकला होता ना, जो कॉमनवेल्थ में कुछ निकला होता, कोल में कुछ निकला होता, 2G में कुछ निकला होता, तो कोई तो जेल में होता ना। ये तो हो नहीं सकता कि सभी बाहर हैं। इतना बड़ा अगर घोटाला था तो मुझे बता दें, बेचारे कलमादी जी कुछ दिन पहले उनकी डेथ हो गई, उनके खिलाफ भी 8-8 10-10 साल कोई केस ही ना प्रूव हो पाए, और आप उसको दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम बता दें, और उस स्कैम के नाम पर ये लोग सत्ता पे आ जाएं, वो मुझे लगा। और जो भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया, वो जब इनके खिलाफ वो भाषा का इस्तेमाल होती है तो रोते फिरते हैं। भैया देखो, आप अगर एक तरीके की भाषा को अगर आप स्थापित कर कर इज्जत दोगे तो उल्टी आप पे पड़ेगी। एक बात ये भी आती है सामने कि जब उन्होंने दिल्ली में उनकी सरकार आई, पहले आई 28 सीटों के साथ, कांग्रेस ने उसमें अपना समर्थन दिया, फिर उसके बाद वो फुल मेजोरिटी के साथ और बहुत अपार कामयाबी के साथ सामने आए। शीला जी ने लंबे समय तक, तकरीबन 15 साल दिल्ली में शासन किया। आपकी माँ के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दिल्ली को मेरी दिल्ली मैं ही संवारूं एक कैंपेन भी चला था। तो काफ़ी कुछ बदला दिल्ली में। जो आधुनिक दिल्ली दिख रहा है उसमें एक बहुत बड़ी बहुत बड़ा जो योगदान है वो शीला जी का रहा है। आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद क्या लगता है, उन्होंने ऐड ऑन किया या उस सस्ती संवरती दिल्ली में कुछ घटाया, कुछ बढ़ाया? नहीं, ऐड ऑन नहीं कर पाए, ऐड ऑन नहीं कर पाए, यही दिक्कत है। देखिए ऐसा है, वो एक बिल्कुल दूसरे तरीके से आए थे, ठीक है। उन्होंने ये समझा कि ये जो वेलफेयर की, ये जो रेवड़ी की राजनीति है, इसको लेकर हम आएंगे। उन्होंने रेवड़ी को करप्शन से जोड़ा। वो एक अच्छी राजनीतिक चाल थी कि भाई सरकार आपसे ले रही है, आपसे यूजर चार्ज ले रही है, आपसे बिजली का पैसा ले रही है, आपसे पानी का पैसा ले रही है, हम उसको फ्री कर देते। और फ्री करना मतलब है, क्योंकि करप्शन का उस समय माहौल था, तो आपसे अगर हम कुछ नहीं, तो लोगों का ये लगा कि लोगों को ये समझ में आने ये लगा कि बिजली बिल भी जो हम दे रहे हैं तो एक्चुअली हम करप्शन का पैसा इनको पे कर रहे हैं। एक भावना बन गई, और ये फ्री कर रहा है तो इसलिए ये ऑनेस्ट होगा। अब वो सब ठीक है, लेकिन देखिए उमाशंकर जी, शहर की राजनीति और गांव की राजनीति या रूरल एरियाज की राजनीति में एक बहुत बड़ा अंतर है, या प्रशासन में। शहर का जो मूलभूत सुविधाएं और संरचना होती है उसे हमेशा जरूरतों के पहले बनना पड़ता है। बाकी जगहों पे जरूरतों के आने के बाद भी आप उसको बना सकते हैं, नहीं तो उसके बाद पैचअप होता है। भाई जैसे दिल की बीमारी है, एक बार ब्लॉकेड आ गया फिर आप पैचअप कर सकते हैं स्टेंट लगा के, लेकिन अगर आप तो प्रिवेंटिव होना पड़ता है। जैसे अगर आपने सड़कें पहले बना दी तो उस पर सर पर दौड़ेगा ट्रैफिक। सुएज सिस्टम पहले बना दिया कॉलोनियों के लगने के पहले, तो सुएज सिस्टम बढ़िया चलता है। सुएज सिस्टम, आपने पानी के सिस्टम, पानी की पहले से तैयारी कर ली तो जनता प्यासी नहीं रहती, उसको साफ पानी मिल जाता है। अगर आपको मालूम है कि आने वाले वर्षों में कितनी गाड़ियां आएंगी, कितनी सड़कें बनेंगी, कितनी धीरे या तेज चलेंगी, और आप पर्यावरण पे पहले से नहीं कंट्रोल कर पाए तो आज जैसी हालत होगी। इसलिए शहर में, और इसीलिए शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो पैसा खर्च होता है वो सामान्य प्रशासन से हमेशा ज्यादा होना पड़ता है। और ये यहां जो इन्होंने ये गलती की और उसको केवल एक राजनीति और वोट में पूरी की पूरी प्रशासन को तब्दील कर दिया, वो लगता है मुझे इनकी सबसे बड़ी कमजोरी रही। इसलिए दिल्ली में आप देखें, ना अस्पताल ऐड हुए, ना यूनिवर्सिटियां ऐड हुई, ना सड़कें ऐड हुई। फ्लाईओवर भी जो बने, जो पुराने बन रहे थे, उन्हीं को कंप्लीट किया। ना बिजली बनाने के सही है, बल्कि कम हुए। डीटीसी बसें भी कम हुई, मेट्रो की रफ्तार धीरी हो गई। वो ठीक है, जीतते रहे, क्योंकि जीतते रहे भाई, ये उस पर कि बिजली पानी फ्री है, कुछ इन्होंने स्कूल में ऊपर, एक आध दो चीज़ें तो हर सरकार करती है। लेकिन मेरा ये है कि जो एक सरकार का काम होता है ना, कि ठीक है राजनीति तो आप करो, काम तो आप ये सब आप करो, अपना वोट जीतने के लिए भी आप सस्ता करो, जो करो। शहर के लिए जो आपकी बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं वो आपको पूरी करनी चाहिए। नहीं तो आप देखो आज ना, ऐसा भाई शीला जी को 2013 में हराया नहीं था। मैं माफ करिए, ये अपनी माँ के बारे में शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, दिल्ली वालों ने जलील करके हराया था। इतनी बुरी हार शायद किसी इनकम्बेंट सरकार की इस देश में नहीं रही। और आज उसी को पूछते हैं, या किसी ने काम किया तो उसने किया। मतलब ये क्यों भाई? अगर इतना खराब काम किया था तो आपने तो उनको भी हरा दिया। इसका मतलब ये कि उन्होंने, क्योंकि आपके भविष्य में मेहनत की, तो ठीक है शीला जी विधानसभा में तो नहीं जी रही और लोगों के दिलों में तो जी रही है। तो
तो वो एक जो शायद एक चीज जो उन्होंने की, वो केजरीवाल उनकी पार्टी उसमें बहुत बड़े फेलियर है। मैं इसमें अगर ऐड ऑन कर सकूं, क्योंकि मैं भी 90 के दशक में 91 में मैं दिल्ली आ गया था, और उसके बाद जो एक ट्रांजिशन देखा, जैसे पहले रेड लाइन बस चलती थी, ब्लू लाइन बस चलती थी, लाल और ब्लू और लाइन। अगर कभी बाइक पे निकल गए तो सफ़ेद शर्ट जो है वो खासतौर पे अगर एम्स के आसपास के इलाकों में काली हो जाती थी। पॉल्यूशन, या धौला कुआं के इलाके में पॉल्यूशन में वो काली हो जाती थी। तो बहुत सारे बदलाव हुए। और फिर एक चीज जो हम लोग कहते थे, डीटीसी बसों में लोग लटके रहते थे। हाँ, हम लोग उसको धक्का ट्रांसपोर्ट कहते थे, अगर आपको याद होगा। हाँ, मैं तो बचपन में धक्का और ट्रांसपोर्ट वो पुरानी सीट होती थी, हाँ, धीरे धीरे वो जो बसों टूटी टाटी रहती थी। तो काफी कुछ वो एक ट्रांजिशन फेज था दिल्ली का, और इसलिए लोगों को अभी भी वो उनका जो योगदान है वो याद आता है। लेकिन हम केजरीवाल मुद्दे पर एक आखिरी सवाल के साथ फिर हम आगे बढ़ेंगे इस बातचीत में, कि क्या आपको लगता है कि जो डेंट कांग्रेस पार्टी को, जो जमीन छीन ली आम आदमी पार्टी के तौर पर, केजरीवाल के तौर पर, वो क्या कभी आप वापस पा पाएंगे? नहीं, देखो, संभव तो कुछ भी है राजनीति में, ठीक है। किसको पता था 2013 में इनकी सरकार बन जाएगी, और या कहीं और किसकी बन जाएगी, क्या हो जाएगा? किसको मालूम था कि बीजेपी को केवल 230-240 सीटें आएंगी? अगर आप समझे 5-6 महीने पहले कुछ और माहौल बना हुआ था, तो संभव तो कुछ भी हो सकता। बात यह है कि उस समय जो दुखती नब्ज है वो कौन पार्टी पकड़ पा रही है, वो इंपॉर्टेंट होता। उस समय देखिए एक माहौल बना था, मुझे लगता है जैसे हम तो बार बार कांग्रेस में कहते थे कि मैडम ने इतना काम करा दिया था कि ओवर ईटिंग हो गई थी। ओवर ईटिंग के बाद आदमी चाह रहा था कि चूरण मिल जाए, इन्होंने चूरण प्रोवाइड कर दिया, लोग इनके पास चले गए। भाई बहुत ज्यादा विकास हो गया था, उसके पास जरूरत भी नहीं पड़ी। तो ये हम लोगों को, कांग्रेस को ये देखना पड़ेगा कि वो कौन सी दुखती रगें हैं, कौन सी वो नब्ज है जिसका हल लोग कांग्रेस से में देख सकते। हर समस्या का हल लोग हर पार्टी में नहीं देखते। उसको पता होता कि नहीं, इसका तो यार ये कर सकते हैं, इसका ये कर सकता है। भाई जैसे कभी कभी फिल्मों में होता है ना, इसकी फिल्म होगी तो इसमें ये होगा जरूर, हम लोग वो मूड होता है तो उसकी फिल्म देखने जाते हैं, ठीक है। तो वो मुझे लगता है वहां हमको जब मौका मिले और वहां हम उस समय खड़े रहे, और वो तब आता है जब आपकी कंटिन्यूअस 4-5-6 साल काम करने में क्रेडिबिलिटी आ जाती है। देखिए केजरीवाल को क्रेडिबिलिटी मिली आप लोगों के टेलीविजन से, अब हमें वो तो मिलेगी नहीं ना, वो उस समय का कोई मौका है ना कोई आंदोलन चल रहा है। तो हमें जमीन के उतर का वो वाला जमीन पे नहीं है कि आके कूद गए, अरेस्ट करा लिया, फिर घर बैठ गए, या कोई एक मुद्दे पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली। सतत लोगों को लगे कि जब भी ये समस्या आ रही है, कांग्रेसी ही है जो मेरे साथ खड़ा है, मेरे साथ काम कर रहा है, यही है जो इसका आगे चल के हल दे पाएगा। तो शायद हम लोगों को एक मौका मिलेगा, वो आएगा, ये तो मैं कन्विंस्ड हूँ। क्योंकि आप शीला दीक्षित जी के बेटे हैं, और एक निगाह उम्मीद की आप पर भी रही है, और ख़ासतौर पर अगर युवाओं की बात करें तो क्या आपको लगता है कि ये भी एक तरीका हो सकता है कि आप युवाओं को, और ख़ासतौर पे जो आपको नई जिम्मेदारी दी गई है उसमें दिल्ली में उनको मोटिवेट करें, उनको मोबिलाइज करें? और क्योंकि अब बीजेपी की सरकार है दिल्ली में, इससे जुड़ा हुआ 2 सवाल है कि क्या आपको लगता है कि जो एक शासन के तौर पे पतन हुआ दिल्ली में केजरीवाल का, क्या वो वापस स्ट्राइक बैक करेंगे, या आपके पास इसके बाद स्पेस बचा हुआ है कि अब जो है आप स्ट्राइक कर सकें? नहीं, देखो अभी मुझे लगता है सबसे अच्छा मौका कांग्रेस के लिए, क्योंकि केजरीवाल जिन कारण से गए उसमें 2-4 ऐसे कारण जिस कारण से अभी भी वो गरीबों में लोकप्रिय है, वो खासकर वो जो फ्री वाला मामला है और है, तो वो लोगों को दिख रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के जो शुरुआती कदम रहे तो किसी सरकार को नहीं करने चाहिए। मतलब ठीक है, वो जो उन्होंने फॉर एग्जाम्पल जैसे वो झुग्गियाँ तोड़ी ओड़ी, वो सब अप्रूव पहले हो गया था, लेकिन मेरा ये कि यार इतना तो आपको विवेक रखना चाहिए था कि आदमी के शुरुआती 5-6 महीने में जो लोगों में सरकार का परिचय जाता है उसमें तो कुछ ऐसी चीजें कर देते ना यार। ये कुछ मुझे लगता है कि इनको, क्योंकि देखिए ये कोई ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी मेहनत से जीत के आई। सीधी सीधी बात अगर आप बताओ, मानो या ना मानो, मैं क्योंकि चुनाव में था और जो हमने जिस तरीके से देखा, अरविंद केजरीवाल की सरकार की जो कमजोरियां थी और उनके जो निकम्मेपन थे, जिसको कांग्रेस ने बखूबी से जनता के बीच में रखा, तो क्योंकि कांग्रेस को वो विकल्प नहीं समझ पा रहे थे, वो वोट बीजेपी को चला गया। तो बीजेपी को अपना वोट मिला, और एंटी इनकम्बेंसी का जो वोट, जिसको हम कहें प्योरली सेकुलर वोट नहीं था, वो जाकर बीजेपी की झोली में चला गया। जो पुराने जमाने में जब लोग पार्टी पे ज्यादा वोट देते थे और केवल सरकार पे नहीं, तो शायद कांग्रेस को आ जाता। क्योंकि आप देखोगे ये 90 के दशक के बाद
लोगों ने ये समझना शुरू किया कि नहीं, हम वोट अब अपनी विचार या अपनी पार्टी को नहीं देंगे, हमारी लाइकिंग की पार्टियों में जो जीत रही है उसको देंगे। तो वो उस कारण से हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी जो पिछले 6-8 महीने साल भर में मुझे लगता है बहुत हद तक कमजोर हुई है। और बहुत कम ऐसा होता है कि इनकम्बेंट सरकार इतनी जल्दी, इतने दिनों के जीतने के बाद इतनी जल्दी अपनी साख दिल्ली में कमजोर कर ले। कितनी करे ये तो समय बताएगा, आगे चल के क्या करे। तो इसलिए हम कांग्रेस का ये था, देखिए केजरीवाल को लोगों ने रिजेक्ट किया है, रिजेक्शन के अभी भी उनके मन में कारण है। भारतीय जनता पार्टी की कोई स्वीकार्यता बहुत बढ़ी नहीं है। तीसरा विकल्प है जिसके बारे में लोग, ऐसा नहीं है कि सब सोचते हैं, लेकिन कुछ लोग तो हैं जो सोचते हैं, ठीक है। तो इस समय अगर कांग्रेस अपने आप को गंभीरता से लोगों के बीच में डालती है तो हमारा पहले उद्देश्य होना चाहिए कि अगले 7-2 साल में हम दिल्ली की सबसे प्रमुख विपक्षी पार्टी बने। जी, अभी आपने जिक्र किया फ्रीबीज का जो केजरीवाल लेकर आए, और अब तो हर राज्य में एक चलन मिसाल चल पड़ा है, उसका कोई काट है या आपको भी वही रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा? देखिए अभी तो काट नहीं है, अभी तो काट नहीं होगा, कुछ समय तक काट नहीं होगा, फिर काट बनेगा। काट तो लाना पड़ेगा क्योंकि जो सरकारों की हालत खराब हो गई है। आप कहीं देखो, दिल्ली इसलिए भी बहुत खराब एग्जाम्पल है क्योंकि दिल्ली में पैसा बहुत है। देखो क्या होता है, किसी भी राज्य में आप समझ लो रेवेन्यू जहां से पैसा आता है ज्यादा आता है, जैसे बंबई है, कहीं कहीं बेंगलोर है, जहां खर्चा कम होता है पैसा ज्यादा आता है, विकसित इलाके हैं। फिर उनके गरीब इलाके जहां पैसा उनको डालना पड़ता है। तो हर राज्य में अच्छे इलाके हैं जहां से टैक्स आता है, और ऐसे इलाके जहां उतना टैक्स नहीं आता, पैसा देना पड़ता है। दिल्ली में ऐसा कुछ है नहीं, दिल्ली सब जगह से पैसा आता है और यहाँ कोई उस तरीके की गरीबी नहीं है, उस तरीके की बैकवर्डनेस नहीं है। भारत सरकार भी पैसा लगाती है और शहर शहर है। तो दिल्ली में सरकार के पास इतना रहता है कि इस तरीके की बर्बादी में पैसा दे दे। मैं तो उसको बर्बादी मानता हूं, मैं तो उस समय भी बर्बादी मानता था, और मैं अच्छी टारगेटेड सब्सिडी को तो पॉजिटिव मानता हूं। जैसे मेरा ये कि अगर आपने कृषि में बिजली पे आपने सब्सिडी दी तो उसका एडवांटेज क्या है कि जो आपकी रबी की फसल होगी वो किसान ले पाता है। कुछ लोग ज़ैद की जो गर्मी की फसल होती है वो ले सकते हैं, तो उससे उत्पादन बढ़ता है। उत्पादन बढ़ता है तो देश का निर्माण होता है। अगर आप रिमोट एरिया में फैक्ट्री लगाने के लिए बिजली की सब्सिडी, टैक्स की सब्सिडी देते हैं, जो एक तरीके से वो भी एक रेवड़ी मानो उसको, लेकिन उसमें उन इलाकों में जहां कभी भी कंपनी या फैक्ट्री नहीं जाती, फैक्ट्री लगती है, लोगों को रोजगार मिलता है। तो इन चीज़ों में अगर आप करें, जैसे आपने दिल्ली और आगरा के बीच में तो टोल की सड़क लगा दी, लेकिन दिल्ली और कोई बैकवर्ड इलाके के बीच में जहां गाड़ियां नहीं जाती तो उनको तो कभी अच्छी सड़क नहीं मिलेगी, तो वहां आप उसको सब्सिडाइज करके लगाइए। उस तरीके की तो जो है वो टारगेटेड है, सही है, उसमें इकोनॉमिक एडवांटेज होता है और उसमें गरीब इलाके और बैकवर्ड इलाकों में समृद्धि आती है। लेकिन पंखा चलाने के लिए आप मेरी बिजली माफ कर रहे हैं, 4 बत्ती चलाने के लिए आप मेरी बिजली माफ कर रहे हैं, टीवी देखने के लिए आप बिजली माफ कर रहे हैं, इसका कोई सिर्फ वोट के अलावा कोई मतलब नहीं। लेकिन बाहर से आए नहीं, इसलिए सिर्फ मैं ये कह रहा हूं कि ये उदाहरण चलो दिल्ली के लिए तो चल गया, और राज्य में अगर आज आप जाके देखें, आप कोई राज्य ले लीजिए, बहुत बुरी हालत में है फाइनेंसेस। और शायद आपको याद होगा 1994, 95, 96 में जब 5वां वेतन आयोग आया था, उसके बाद हिंदुस्तान के सारे स्टेट्स कोलैप्स कर गए थे। और फिर आप देखिएगा सब जगह बिजली फ्री होती थी, सब जगहों पे धीरे धीरे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स को तोड़ना पड़ा, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज अलग बनी, प्रोडक्शन कंपनीज अलग बनी, यूजर चार्जेस लगने लगे, बिजली के बिल आने लगे, इलेक्ट्रॉनिक मीटर आने लगे, क्योंकि सरकारों को पता था कि भले ही ये इससे हमको राजनीतिक फायदा ना हो, अगर हम ये नहीं करेंगे तो पूरा का पूरा सिस्टम चरमरा के कोलैप्स कर जाएगा। तो वो कोलैप्स करने के बाद वो काम करना पड़ा, और उसके बाद बहुत से रिफॉर्म हुए। बिजली विभाग हर जगहों पे रिफॉर्म हुआ, पानी के विभाग रिफॉर्म हुए। आज आप देखिए ना, आज चाहे दिल्ली का जल बोर्ड ले लीजिए, उसके साथ 70-80 हज़ार करोड़ का नुकसान है। और जगहों पे देख लीजिए, जो हमारे ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बसें राज्यों में चल रही हैं, उनके बुरे हाल है। ये कहाँ से पूरा होगा भाई? और अगर आपने ये फ्री, अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, शायद अभी मध्य प्रदेश में जहाँ वो लाडली बहना स्कीम चल रही है, अगर नंबर आप चेक कर लीजिएगा, लेकिन मुझे अभी कल ही मैं भोपाल से आया हूँ, आज सवेरे कल मुझे लोग बता रहे थे कि शायद इसी साल 40 से 50 हज़ार करोड़ का लोन लिया इन्हीं सब के लिए। तो ये लोन अगर हम लेते रहेंगे भाई, तो ठीक है, सरकार है, सरकार डूब नहीं सकती, सरकार का दिवालियापन नहीं हो सकता, लेकिन समाज का और आर्थिक व्यवस्था का तो दिवालियापन हो जाएगा। और ये ऐसा चलन चल पड़ा कि अभी बिहार में भी जो 130 यूनिट बिजली जो है वो फ्री दी जा रही है, क्योंकि
पहले तो तेजस्वी यादव का आइडिया था कि हम 250 यूनिट बिजली लेकर आएंगे, तो ये जो एक चलन चल पड़ा और दिल्ली से ही वो चल पड़ा, तो वो पूरे स्टेट, हर स्टेट में एक तरह से फैलता चला गया है। एक इस मामले में आखिरी सवाल की, केजरीवाल के शीश महल की बड़ी चर्चा हुई, तो क्या आपको लगता है कि वो कभी आपको उन्होंने वहां बुलाया क्या? नहीं बुलाया नहीं। लेकिन देखो सर, उसकी चर्चा सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि एक और बातें करते थे। प्रधानमंत्री ने भी कोई बड़ा भारी सोना मकान बनाया है, 200-250 करोड़ 300 करोड़ कितना है, ठीक है। केजरीवाल ने बार बार कहा कि उसने भी बनाया। उसकी चर्चा इसलिए नहीं होती कि प्रधानमंत्री ने कभी ये नहीं कहा, मैं उनका विरोधी हूं, लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं झुग्गी में रहूंगा, ठीक है। ये नहीं कभी कहा कि मैं सादगी का जीवन व्यतीत करूंगा। उनकी क्या हिपोक्रेसी है क्या नहीं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। ये तो कहते थे ना, आपको याद है, क्यों बड़ा बंगला चाहिए, मुझसे कहते थे कि आप एमपी हो, क्यों बड़ा बंगला चाहिए। तो जब मैं उनको बताता था कि ये जो 50-100 लोग यहाँ आके बैठे हुए हैं ये कहाँ जाएंगे, तो उसको बड़ा अजीब लगता था। आपको याद होगा 2 फ्लैटों में जाके रहने लगे थे। हाँ। अगर आप 2 फ्लैट में रह रहे थे, पहली चीज तो 2 फ्लैट की जरूरत नहीं है। आपके 2 बच्चे हैं, एक बीबी है, एक खुद हो, एक फ्लैट में रह सकते हो, उससे भी छोटे फ्लैट में बल्कि रह सकते हो, ठीक है। सामान्य जन तो कमरे में भी रह लेता है। हमारी रिसेटलमेंट कॉलोनीज में 10 बाय 10 के में 5-5, 6-6 लोग रह लेते, तो रहने को तो आप कहीं भी रह सकते हो। और उसके बाद फिर आपने कोठियां लेना शुरू कर दिया। उसके बाद आज भी आप हल्ला कर रहे हो कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमें कोठी मिले। इस कारण से वो इशू बना। बाकी कोई मुझे साहब का क्या घर है क्या नहीं, किसको चिंता है। रामलीला मैदान में जो नारे लगते थे कि पैसा से सत्ता और सत्ता से पैसे के दुष्चक्र को तोड़ना है, तो वो फिर उसी दुष्चक्र में फंस के रह गए। उसमें तो हम लोग हंसते थे। देखो ऐसा है, मैंने ये माफ करिएगा पर मैं क्योंकि राजनीतिक परिवार में रहा हूँ, 77 में भी यही सब सुना था। जेपी आंदोलन में, जेपी आंदोलन पे मैं ज़्यादा बोलूँगा तो लोग बहुत से नाराज हो जाएंगे, समाजवादी मित्र, लेकिन उसमें भी से यही सब स्लोगन थे। आपको याद होगा, पता नहीं आप 77 में क्या उम्र थी मुझे तो नहीं जानता हूँ, जब जनता पार्टी जीत के आई थी तो यह तय हुआ था कि सारे मंत्री झुग्गियों में रहेंगे। एक आध मंत्री ने तो ये भी कहा कि मैं अपनी आलीशान कोठी में एक झुग्गी बना लूंगा, उसी में रहूंगा। थोड़ी दिनों बाद सबको हटना पड़ा। मुझे शायद याद है, राजनारायण जी बड़े क्रांतिकारी अच्छे नेता थे, लेकिन इनमें से 2-1 मंत्री पहले 2-3 दिन पैदल चल के गए ऑफिस, कोई साइकिल पर चल के गया। फिर उसकी जब अव्यवहारिकता है, मतलब ठीक है, जैसे मैंने कहा हिंदी फिल्म में या मिडिल क्लास के लॉजिक में देश नहीं चलता, ये सब नारे तक तो चलता है भाई। व्यवहार में कई चीजें, सत्ता को कई चीजों का जो एक सहूलियत मिलती है किसी कारण से मिलती है। आपको मुझे पीए की जरूरत नहीं है, उन्हें 4-4 पीए की जरूरत है। 200 चिट्ठियां रोज टाइप हो रही हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को जा रही हैं। तो उनको अगर आप काम करने की, अगर मंत्रियों को या उनको जो सहूलियत मिलती है वो उनका जो जनता का काम उसके लिए मिलती है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि वो हमारा काम नहीं कर रहा, उससे उसके सिस्टम पर आप सवाल नहीं खड़े कर सकते। आप अपना प्रतिनिधि हरा के किसी और को लाओ, लेकिन अगर कोई अच्छा आदमी आ जाएगा वहां जो काम करना चाहेगा और उसको ये सहूलियतें नहीं मिलेंगी तो काम कैसे करेगा। तो इस कारण से ये जो घर का भी चक्कर था ना, इसलिए ज्यादा इशू बना। जब से दिल्ली में उनकी सत्ता गई उसके बाद से कभी किसी मौके पे मुलाकात नहीं। मुझे चुनाव में मिले थे, हाँ चुनाव में मिले थे, थोड़ा सा डिफिडेंट से थे, पता नहीं क्यों, बस चुनाव में मिले थे। अच्छा, मैं जब से आपसे बात करूं मैं देख रहा हूं कि आपके अंदर जो एनर्जी है, जो जिस तरह से अब आपकी बातों को रखने का जो तरीका है, वो काफ़ी पहले से भी आप वोकल रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल इससे ये है कि एक प्रखर वक्ता के तौर पे आपको क्या लगता है कि और क्या होना चाहिए आपको, क्योंकि दिल्ली में अगर आपको एक राजनीतिक विरासत को लेकर और माँ की राजनीतिक विरासत को लेकर आगे बढ़ना है, तो और क्या पार्टी की तरफ से, संगठन की तरफ से क्या कुछ आपको मिले कि आप उस विरासत को आगे बढ़ा सकें? देखो दिल्ली में तो मैं कंप्लेंट नहीं करूंगा, क्योंकि मौका इन्होंने दिया भी है। अब की बार देखिए चुनाव में मौका दिया और नई दिल्ली की सीट से उतारा। मैं कोई नई दिल्ली की सीट मांग नहीं रहा था। मैं तो मुझसे जब कहा गया कि आपको लड़ना है, देखिए मैं 2024 में मैंने पार्लियामेंट की सीट जरूर मांगी थी। पहले ईस्ट दिल्ली से मांगी थी, ईस्ट दिल्ली की सीट आम आदमी को चली गई। तो फिर नॉर्थ ईस्ट और चांदनी चौक में मेरा मन था चांदनी चौक से लड़ दूं। पार्टी का मन था कि नहीं किसी और को मिलनी चाहिए। फिर हमने कहा कि नॉर्थ ईस्ट दे दीजिए, तो कन्हैया जी को दी। दोनों जयप्रकाश नारायण जी, कन्हैया जी दोनों कैंडिडेट थे। वो अपना हुआ, चुनाव खत्म हो गया। मेरा कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन पार्टी ने मौका दिया और फिर कहा कि नहीं आप नई दिल्ली से लड़िए। तो अपनी तरफ से देखिए, नई दिल्ली से बड़ी सीट तो कोई दिल्ली में हो नहीं सकती। उसमें एक सडनली एक जगह मिली। मुझे याद है, मैंने देखा कि मेरे छोटे मोटे बयान भी पूरे देश में घूम रहे थे, तो मौका तो पार्टी ने दिया। उसका अच्छा असर हुआ नहीं हुआ वो अलग बात है।
और उसके बाद से दिल्ली कांग्रेस में हो और हो, मैं अगर कोई बात कहता हूँ कुछ करता हूँ, उसकी एक अपनी जगह है। और शायद उसी कारण से आज रत्नात्मक का जो मुझे जिम्मेवारी मिली है, शायद इस कारण से मिली कि मैं थोड़ा बहुत चुनाव में थोड़ा बहुत काम कर पाया। उनको लगा कि नहीं, बंदे में कुछ होगा, बंदे में दम तो मैं नहीं कहूँगा, तो बहुत बहुत बड़ा शब्द है। उनको लगा होगा नहीं ठीक ठाक है, काम कर लेता है, राजनीतिक है, बोल बाल लेता है, तो ये जिम्मेवारी मिली। तो मिली तो है जिम्मेवारी, अब मेरे ऊपर है कि मैं नेशनल लेवल पर पार्टी की कितनी मदद कर सकूं, और दिल्ली में अगर इस चीज़ का डायरेक्टली तो नहीं इनडायरेक्टली इस्तेमाल करके दिल्ली में कांग्रेस को कितना ताकतवर कर सकूं। एक चीज़ जो है, जो एक लव एंड हेट का रिलेशन रहा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में भी लंबे समय तक कवर करता अच्छा, रहा। लव नहीं है ज़्यादा, लव नहीं, लेकिन मैं आप ये कहो कन्वीनियंस और हेट। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ लव एंड हेट, क्योंकि जब 28 सीट आई थी तो दिल्ली प्रदेश के कन्वीनियंस नॉट लव, मैं तो अभी भी कहूँगा आपने, हमारे में लव तो कभी रहा नहीं। लेकिन मेरा जो सवाल था वो ये कि मैं ये रीड करता था एक जर्नलिस्ट के तौर पे तब भी, कि शायद शीला जी बहुत कंफर्टेबल नहीं थी कि आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया जाए या आम आदमी पार्टी के साथ किसी तरह का तारतम्य बना के चला जाए, क्योंकि उनको ये लग रहा था, और वो एक बहुत ही पुरानी राजनेता थी, तो उनको लग रहा था कि ज़मीन जो है वो आम आदमी पार्टी खींच रही है। क्या आपको लगता है कांग्रेस एक संगठन के तौर पे ये रीड कर पाने में देखो, मैं उस समय बता देता हूँ क्या हुआ था। रिजल्ट आ गए, ठीक है, मैडम ने इस्तीफा दे दिया, और इनका ये भी था, शकील अहमद जी का सबको फ़ोन आया, तो उनका कि नहीं देखिए, अब मुझे लगता नहीं है मैं दिल्ली में ज़्यादा रेलिवेंट रहूँगी, मुझे बैक सीट लेनी चाहिए। मुझसे भी जैसे वो कह रही थी कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ मेरे प्रति इतनी घृणा क्यों है, लोगों इतनी नफरत क्यों। वो उनको वो चीज़, हारना उनको नहीं हर्ट किया था, उनको ये हर्ट किया था कि यार ऐसा मैंने क्या किया जो लोग मुझसे घृणा कर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं। अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग, कोई भ्रष्टाचार की बात कर रहा है, कोई उनकी अनैतिक होने की बात कर रहा है, आपको याद होगा तमाम 50 चीज़ें कही जाती थी, उससे उनको थोड़ा सा हर्ट तो हुआ था। लेकिन मेजोरिटी, ये तो ऐसा कोई नहीं था कि बिलखने लगे या कोई कमज़ोर हो जाए। अगले दिन अब जो हमारे 6-7 विधायक जो जीते थे वो भी सब मैडम के पास है, क्योंकि इतना तो था कि हमारे विधायकों में एक मन से था कि नहीं, शीला जी को नहीं हारना चाहिए था, सरकार को नहीं हारना चाहिए था, ये भी था, और शीला जी को नहीं हारना चाहिए था, ये भी था। तो अगले दिन मुझे याद है 10 साढ़े 10 बजे ये लोग सब जब आए, तो उसमें कुछ खासकर जो हमारे प्रिडोमिनेंटली माइनॉरिटी एरियाज़ के जो विधायक हैं, वो ये कह रहे थे कि साहब हमारे यहाँ जो लोगों का फीडबैक आ रहा है कि यार हमें पता होता आम आदमी जीत रही है तो यहाँ भी हम उन्हें जिता देते, बीजेपी की सरकार नहीं बनती। और लोगों का ये कहना कि यार वहाँ से आने लगा कि आप सपोर्ट करो, क्योंकि नहीं तो बाई इलेक्शन अगर होगा तो वो हम लोग सब हार जाएंगे। तो 607 जो थे ऑलमोस्ट शायद सारे के सारों ने उस समय मैम के सामने कहा, 5 या 6 थे या सब आए थे, 4 आए थे, इतना मुझे याद नहीं है क्योंकि हम लोग तो अंदर बाहर जा रहे थे, कि हमें आम आदमी पार्टी को। तो तब शकील अहमद जी जनरल सेक्रेटरी थे शायद, वो और कोई 1-2 और आए थे घर पे कि मैम से भी पूछने कि क्या किया जाए, और उस समय ये हुआ कि नहीं। तो जब इनसे पूछा, मुझे याद है शकील अहमद जी शीला जी को अलग कमरे में ले गए, मुझसे कहा संदीप तुम भी आ जाओ, तो मुझसे पूछा, मैंने कहा सर मेरा तो कोई है नहीं, वो तो आप शीला जी से पूछिए, विधायकों से पूछिए। तो मैम ने कहा कि भाई देखिए, विधायकों का अगर इतना मन है और पार्टी अगर टूट जाएगी तो फिर आप करिए जो करना है, इतना कहा उन्होंने। क्योंकि ये लग रहा था कि अगर नहीं हमने समर्थन किया तो इसमें 4-5 विधायक 6 विधायक टूट के ये लग रहा था, जाएंगे नहीं जाएंगे क्या करेंगे ये नहीं कह सकते। और 2 या 3 उसमें इंडिपेंडेंट थे, आई थिंक शोएब इकबाल जीते थे, कोई 2-1 और जीते थे, उनका भी ये था कि शायद वो वहाँ ये था कि नहीं बीजेपी को बाहर रखना है। तो मुझे मालूम है कि शाम को जब ये हो गया था स्वेरिंग इनका और इन्होंने वो शुरू किया कि मैं जनता से पूछूंगा, तो मैम ने कहा कि देखो ये तो नाटक चलते रहेंगे लेकिन ये नुकसान तो करेगा, और जब दोबारा, ये तो उन्होंने कहा था नुकसान करेगा। और दोबारा सबसे बड़ा नुकसान जो अभी आपने कहा कि इतनी बड़ी हार नहीं हुई थी, उसके बाद एक माँ के तौर पे शीला जी आपसे कुछ साझा करती होंगी, शेयर करती होंगी? नहीं, उन्होंने मुझसे ये कहा कि साहब इतना ये बिजली के बिल पे इस पे लोगों में इतना था, इतनी नफरत हो गई थी, ये मैं नहीं, क्योंकि वो मुझसे ये कहती थी कि जो वो कैंपेन में जा रही थी वो कह रही थी रिएक्शन अच्छा था, रिएक्शन अच्छा था, उनको ये लग रहा था कि रिएक्शन पॉजिटिव है। और तो मैंने नहीं रीड किया था, मुझे अभी भी याद है कि संसद में वोटिंग के अगले दिन मैम ने मुझको, सोनिया जी ने दूर से पूछा कि संदीप दिल्ली का क्या रहा, तो मैंने कहा मैम ये लूजिंग। तो कमलनाथ जी मेरे पास है कि मैम पूछ रही हैं, तो मैंने कहा था सर कि 10 से कम सीटें आ रही हैं, ये भाप तो हम लोग गए थे। मैम कह रही थी कि नहीं, मैं, क्योंकि उनको ये था कि देखो यार ये देखिए, वो एक तो था फ्रीबीज के बिल्कुल खिलाफ,
और वो मानती भी नहीं। उनको बहुत प्रेशर था। उनका कि ठीक है मैं रियायत, हम लोग भी 40-50% सब्सिडी दे रहे थे, ऐसा नहीं था, हर स्तर पे दे रहे थे, इंडस्ट्री को भी दे रहे थे। इन्होंने तो वो सब हटा दिया है, तो ऐसा नहीं था सब्सिडी नहीं थी, बिजली पानी का सारा सब्सिडाइज था। लेकिन उनका ये कहना था यार कुछ तो हम यूजर चार्जेस लेना शुरू करें तो पूरे के पूरे सिस्टम्स कोलैप्स कर जाएंगे। आज दिल्ली में जो गंदे पानी की हालत है, ये लोग बताते नहीं हैं, ऑलमोस्ट 80-85% पानी अनड्रिंकेबल है दिल्ली का, क्योंकि जल बोर्ड के पास पैसा नहीं है। उस समय था, उस समय सिर्फ 10-12 हज़ार करोड़ का नुकसान था। वो तो नेचुरली, क्योंकि हर सुएज में भी कंसेशन मिलता है, पानी में भी मिलता है, पानी जो रेट है जिस पे जाना चाहिए उस पर थोड़ी जाता है। तो ऐसा नहीं कि कांग्रेस सब्सिडी नहीं देती थी, लेकिन बिल्कुल फ्री करने में इनकी भी ये सोचती कि यार आप बिल्कुल फ्री करोगे तो आदमी उसकी कीमत नहीं समझता है, वेस्टेज भी होता है। और हमारा जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसके प्रति एक ज़्यादा, क्या कहते हैं उसको, रिस्पॉन्सिबल को क्या कहेंगे, देखिए मैं उसका सही हिंदी शब्द नहीं निकाल पा रहा हूँ, एक नहीं, जिम्मेदार नहीं, एक दूसरी तरीके का होता है, एक क्या कहें उसको, एक ऐसा संबंध बनता है जिस चीज़ को आप खरीद के लाते हैं कि आप उसको फिर ज़्यादा बेहतर संवार के, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबली उसका इस्तेमाल करते। तो उनको ये लगता था कि सिविक सर्विसेज में कुछ होना चाहिए। फिर एक और उनका ये कहना था कि देखिए जैसे उस समय 7 नए अस्पताल बनने लगे थे और 14 के करीब और प्लान हुए, तो उनका ये था इसका पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि बात केवल हॉस्पिटल के निर्माण की नहीं है, इनके डॉक्टर्स, इनकी दवाइयाँ, इनके सर्जिकल फैसिलिटीज, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, एक्सरे मशीन्स, MRI, ये सब भी तो जाएगा ना। तो ये सब जो व्यवस्थाएं थी, ये हम कहाँ से आगे ला पाएंगे। तो अब यूनिवर्सिटीज़ वो 2 या 3 नहीं खुलने की बात कर रहे थे, जो करंट यूनिवर्सिटी थी उनको एक्सपैंड करने का था, क्योंकि मुझे याद है अम्मा ने हायर एजुकेशन के बारे में ये कहा था कि दिल्ली केवल दिल्ली के लिए नहीं कैटर करती, हमें पूरे देश के लिए यूनिवर्सिटीज़ देनी है। क्योंकि था एक दिल्ली में, क्योंकि ये सबसे अच्छे प्रोफेसर यहाँ के रहते हैं, किताबें यहाँ मिलती, यहाँ माहौल है एकेडमिक। अगर आप बहुत भी अच्छी यूनिवर्सिटी किसी और जगहों पे खोल देंगे तो आपको भी मालूम है लोग नहीं जाएंगे। तो वो इस तरीके से शायद सोचती थी। दिल्ली से आगे बढ़ते हैं, थोड़ा राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ आते हैं। और आपको क्या लगता है कि क्योंकि 3 बार से कांग्रेस हार रही है सेंटर में, और इस बार 24 में 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी था मोदी सरकार के साथ, उसके बाद 99 तक तो सीट गई, लेकिन इच्छित कामयाबी कांग्रेस को नहीं मिली। आपको क्या लगता है क्या कमी है कांग्रेस पार्टी में, कहाँ लैग करती है? देखो, एक तो ये है कि जो थोड़ा सा धर्म को जोड़ के जो राजनीति बीजेपी कर रही है, इसका हम अभी काउंटर नहीं समझ पा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कोई भी विपक्ष की पार्टी काउंटर उसका समझ पा रही है। और ये क्या होता है कि जब आप किसी चीज़ को एक पहचान वाली आइडेंटिटी से जोड़ देते हैं, जैसे पहले जातियों में था कि अगर कोई एक बड़ा नेता किसी एक जाति का है और एक प्रदेश में वो अच्छा बड़ा नेता है, तो दूसरा आदमी कितनी भी अच्छी सरकार चला ले, उस जाति का जिसका ज़्यादा बड़ा नेता विपक्ष में है, ज़्यादातर वोट उसी के नाम पर जाएगा, उसमें आपकी सरकार की परफॉर्मेंस का कोई लेना देना नहीं था। और ये था, ये कम्युनिटी का वो लीडर है, वो उसी को जाएगा। तो ये जो पहचान वाली राजनीति है, ये जातियों में तो एक फायदा ये था कि जातियां क्योंकि कभी बहुमत में नहीं है, कोई 7% है, कोई 6% है, कोई 8% है, उसके विपरीत में कोई 8% है, कोई 10% है। इस बड़ी सोशल फॉर्मेशन का यहाँ नेता है तो उस बड़ी जमावड़े का नेता कहीं और है तो एक कहीं और है, एक दूसरे को बैलेंस कर लेते थे। और इसलिए जो फ्लोटिंग वोट था, वो फ्लोटिंग वोट फिर जो कभी काम अच्छा हो या कोई सहूलियत हो या कोई मुद्दा उठे या कोई राजनीतिक बात जमे, उस हिसाब से इधर से उधर करके सरकारें करा लेता था। और कभी कभी ये होता था कि जो जमावड़ा ही है समाजों का, वही इतना सशक्त है कि आपको जिता देगा। जैसे कभी कभी कहा जाता है कि तमिलनाडु में ऐसा है, ये इक्वेशन जिसका बन जाता है वो चुनाव जीत जाता है, या एक आध और राज्य में होगा। धर्म के साथ क्या हुआ कि धर्म की जो मेजॉरिटी वाला मामला है वो इतना बड़ा कि जब भी वोटर अपने आप को हिंदू समझ के वोट देता, और मैं हिंदू सांस्कृतिक और धार्मिक हिंदू की नहीं बात कर रहा, राजनीतिक हिंदू की बात कर रहा हूं, वो समझ के वोट देता तो उससे कोई और विकल्प नहीं मिल रहा है। हम वो विकल्प नहीं देंगे क्योंकि हम उस राजनीति में विश्वास नहीं करते, क्योंकि हम रास्ता क्या है? देखिए, मेरा ये है कि आपको इसलिए उन्हीं लोगों के बीच में इस बात को बार बार स्थापित करना पड़ेगा कि आपका भला, आपकी जिंदगी इससे नहीं बनेगी। बेहतर जीवन अगर आपको चाहिए, और उस बेहतर जीवन में भी हमें अपनी शब्दावली और अपने स्लोगन बदलने पड़ेंगे थोड़ा बहुत, क्योंकि क्या हुआ है कि 60-70 सालों में हम कुछ तरह की समस्याओं से ज़्यादा जूझते रहे
और मैं बताऊंगा, आप इसको मेरा एरोगेंस मत समझिएगा, लेकिन हमारे ही मेहनत से आज उस जैसी बहुत सी समस्याएं हट के एक नए तरीके के भारत का निर्माण हुआ है। आज मिडिल क्लास बनी है, आज थोड़ा सा आज के हिसाब से एस्पिरेशनल तो हर आदमी था। मैं तो मानता हूं कि केव मैन भी एस्पिरेशनल था। अगर वो नहीं होता तो भाषा कैसे बनती, वो पत्थरों से लोहे की तरफ कैसे जाता। एस्पिरेशनल तो सब थे, लेकिन जब वो हमारे किए हुए प्रयासों से जब समाज बदलता है, उसकी ज़रूरतें बदलती हैं, आज गरीबी अलग तरीके से दिखती है, आज गरीब अपने आप को अलग तरीके से जोड़ता है, वो आर्थिक समस्याओं में कुछ और जगह ढूंढता है, वहाँ शायद हम लोग उन शब्दों में अपने आप को खरा नहीं देख पा रहे। बहुत से लोग मान रहे हैं कि हम अभी भी, जैसे लोग कहते थे अभी तो लेफ्टिस्ट हैं, समाजवादी हैं, ये क्या है, तो हम समाज समझा ही नहीं पा रहे कि हम क्या हैं। हमारा जो 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 पॉलिटिकल एजेंडा है, हमारा जो इकोनॉमिक एजेंडा है, शायद साफ शब्दों में जो लोगों को पकड़ ले, वो पूरे हिंदुस्तान में हम नहीं समझा पा रहे। कई जगहों पे तो कर रहे हैं, इसलिए ऐसा नहीं है, कई राज्यों में हमारी सरकार है, ऐसा नहीं है कि उन राज्यों में इनकी सांप्रदायिक राजनीति कोई कम है। क्या इन्होंने सांप्रदायिक राजनीति कर्नाटक में कम खेली है, या हिमाचल में कम खेली है, या और जगहों पे जहां हम लोग अभी नंबर 2 और अच्छी नंबर 2 की पार्टी हैं वहां कम खेली है? ऐसा नहीं है, लेकिन वहां शायद लोगों की आकांक्षाओं में, उनकी फीलिंग्स में हम लोग अपने आप को जोड़ पा रहे हैं। और ये स्टेट टू स्टेट भी होता है और नेशनल लेवल पर भी होता है, वो हमको वापस अपने आप को जोड़ना पड़ेगा। आप एक पहलू की बात कर रहे हैं समस्या की, लेकिन दूसरा पहलू भी है जो कांग्रेस पार्टी में, जो एक जर्नलिस्ट के तौर पे लंबे समय तक कवर करते हुए और वैसे भी एक ऑब्जर्वर के तौर पे जो मैं देखता हूँ, कांग्रेस पार्टी कहीं पे भी जीतती रही है तो कुछ नेताओं को लगता है कि वो उनकी व्यक्तिगत जीत है, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी हारती है तो फिर कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता। मैं टॉप लीडरशिप की बात नहीं कर रहा हूँ, ये अमूमन मैं बहुत सारे कांग्रेस लीडर्स को ऐसे जानता हूँ जिनको अपनी पर्सनल एक रेस्पॉन्सिबिलिटी पार्टी के तौर पे फील नहीं होती है। तो क्या आपको लगता है कि बड़ी समस्या है कि कांग्रेस एकजुट होकर काम करती नजर नहीं आती? और एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि क्या आपको लगता है कि जो कांग्रेस पार्टी की जो लोकतांत्रिक, आंतरिक लोकतांत्रिक व्यवस्था जिसको कहा जाता है, उसका कुछ नेता नाजायज फायदा उठाते हैं? नहीं, ये तो है, लेकिन मैं एक चीज बताऊं, ये एकजुट होकर तो हम बहुत कम लड़े हैं। मेरे दादाजी कांग्रेस में थे, तो मैं तो 70-71 से थोड़ा बहुत कॉन्शियस, 6-7 साल 8 साल के बाद से देख रहा हूँ, तो बातचीत होती रहती थी। अंदरी कलह, आपस में एक दूसरे पे लड़ना, ये तो चलता रहा, ये थोड़ा सा कुछ है भी। देखिए, इसमें फिर मैं कहूँगा कि लोग कहेंगे यार कांग्रेस में ऐसा क्या, ये तो कांग्रेस में रह के बढ़ाई कर रहा है, लेकिन कांग्रेस में थोड़ा नैसर्गिक नेतृत्व ज़्यादा है। भारतीय जनता पार्टी में संगठन से बनकर आता है, हमारे यहाँ वैसे बन जाता है, तो एक दूसरे की लीडरशिप एक्सेप्ट करने में समय लगता है। अरे आप खुद शीला जी को देख लो, 15 साल रही, उन्हीं को कभी एक्सेप्ट नहीं किया दिल्ली वालों ने फुल टाइम लीडर, ठीक है ना। तो जब जो आदमी बार बार जिता रहा था, उनके खिलाफ भी अभियान चल जाता, तो वो थोड़ा सा कांग्रेस का नेचर है। लेकिन क्या हुआ था, जो मुझे लगता है, पहले क्या होता था कि आपकी लोगों से कनेक्ट, आपकी स्लोगनियरिंग, आपका काम, और एक वर्कर द्वारा और आपके जो मिडिल लेवल के नेता थे, उसका एक कनेक्ट था। वो कनेक्ट आपकी बात को लोगों के बीच में कर देता था। हमारा वो टूटा है। मुझे लगता है हमारा जो एक बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं और लोकल लोगों के बीच का जो एक नेतृत्व है, जो हर 8-10-15 साल में बड़े नेतृत्व की तरफ जाता है, उसको बहुत ज़्यादा व्यक्तिगत हो गया। तो मैं जैसे दिल्ली में मैंने एक बार देखा था कि जैसे दिल्ली में बहुत कम नीचे लेवल के नेता हैं जो कांग्रेस के नेता हैं। वो संदीप दीक्षित के फॉलोअर हैं, या लवली जी के फॉलोअर हैं, या जो भी, मैं ऐसे उदाहरण दे रहा हूँ, ये बहुत है। जैसे आपको याद होगा दिल्ली में कहा जाता था कि ये भगत जी की ये कांग्रेस है, ये टाइटलर जी की कांग्रेस है। वो हम लोग को नुकसान कर गई, क्योंकि आप देखो, मैं इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण ये मानता हूँ, ये आज भारतीय चल गया कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, ठीक है। अच्छा चलो भाई, 70 साल में आप कह सकते हो ये लेवल होना चाहिए था, किसी के हिसाब से वो लेवल नहीं हो सकता, पर यहां से यहां तो आए। अगर हमारा कार्यकर्ता 70 साल के काम को नहीं डिफेंड कर पा रहा, तो हमारा कार्यकर्ता है कहां? और कार्यकर्ता ये नहीं करता, कार्यकर्ता को ये हथियार दिए जाते हैं बोलने के लिए, ये सवाल के जवाब कैसे देना चाहिए। तो इसका मतलब है हमारा एज अ संगठन, अगर हम अपने आप को ही भूल गए, अपनी पहचान को ही भूल गए,
तो फिर कौन हमारी बात करेगा? कोई और तो आप तो करेंगे नहीं। आप मुझसे पूछ सकते हैं 70 साल कांग्रेस ने क्या किया। अगर मैं इस पॉडकास्ट में आपको जवाब ना दे पाऊं तो मैं क्या कांग्रेसी हूं? जी। हम कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि मोदी जी इतना काम करते हैं, इनके कार्यकर्ता इतना बताते हैं। वो बताता तो है इतना, हमने तो इतना काम किया, इतना नहीं बता पाते। ठीक है, एंकर जगह नहीं देता, ना दे, अपनी बात कहीं और बोलो। जी। प्रेस हमको जगह नहीं देता, आप कहीं और बोलो, आप कोई प्रेस नोट निकालो, आप कोई बुकलेट छाप दो। भाई एक जमाने में इसी देश में मैं भी जब छोटा था तो संघ को या आरएसएस को लोग हंसी मजाक में टाल देते थे, क्या यार घूमते रहते, उनकी कोई बात नहीं सुनता था। उन्होंने अपनी जगह बनाई ना, हम भी अपनी जगह बना सकते, और हमारे पीछे तो है बहुत कुछ जगह बनाने के लिए। बहुत सारे वैसे नेताओं के नाम हैं जो मैं ले सकता हूं, लेकिन एक नेता का खास तौर पे नाम लेना चाहूँगा और उनके बारे में आपका ख्याल जानना चाहूँगा। शशि थरूर। वो कांग्रेस को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, आगे ले जा रहे हैं, कैसे आप? देखो, मैं भी खुली गए। देखिए, मैं शशि थरूर जी को का प्रशंसक भी हूँ, और जब वो खड़े हुए थे पार्टी अध्यक्ष के लिए तो मैंने उनको सपोर्ट किया था, और मैं आज भी बताता हूँ मेरा एक कारण था उनको सपोर्ट करने का। पहली चीज़ तो खैर ये है कि वो सबसे पहले थे जिन्होंने मुझसे कहा, उस समय तक खड़गे जी किसी की कैंडिडेचर थी भी नहीं, तो मैंने उनसे कहा बिल्कुल मैं आपके लिए काम करूँगा। क्या था कि एक ऐसा पढ़ा लिखा वर्ग या बच्चों का, या एक जिसमें अंग्रेजी बोलने वाला या मतलब सोचने समझने वाला एक वर्ग है इस देश में, जिसको वो आकर्षण करते हैं, क्योंकि देखिए पढ़े लिखे हैं, ठीक है, उनकी भाषा शैली है, तो भाषा शैली महत्वपूर्ण होती है। और उनमें देखिए एक है कि वो हिंदी नहीं बोल पाते, आती है हिंदी में उतना नहीं बोलते, फिर भी कोई भी आप हिंदी भाषी मतलब प्राथमिक है, हमें हिंदी भाषी शहरों में भी चले जाएं तो स्टूडेंट्स में उनकी एक लोकप्रियता है जी। उनका एक अंग्रेजी बोलने का तरीका, वो ऐसा नहीं, बहुत आंकड़े जानते हैं। हाँ, अब तो हिंदी भी बोलने लगे। हाँ, पर मैं कह रहा हूं उनका मेन फोकस अंग्रेजी है। और देखो, क्योंकि आज ये 1950, 1960, 1970 का एंटी अंग्रेजी वाला देश नहीं रह गया। यहाँ माँ बाप, बच्चा खुद बोलता हो भले हिंदी, वो भी चाहता है अंग्रेजी जाने, क्योंकि दुनिया से हम कनेक्ट हो रहे हैं। जी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हिंदी अच्छी है, अंग्रेजी बुरी है, हिंदी तो मेरी भाषा है, मैं तो हिंदी में ही बोलता हूँ, लेकिन एक अंग्रेजी की अपनी ज़रूरत है, उसने उसमें एक जगह बनाई है। वो एक ऐसा वर्ग है जिसको हम लोग मान रहे हैं कि जो पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस से छटके गया। जैसे हमको शायद यंगर लोग उतने नहीं आ पा रहे, लोग कह रहे शहरों में कांग्रेस गाँव के बनस्पत ज़्यादा कमज़ोर है, तो आज भी वो लोगों का कनेक्ट शशि थरूर कांग्रेस से दे सकते हैं, दे सकते हैं। लेकिन शशि थरूर की प्रॉब्लम क्या है? देखिए क्या होता है कि जब आप विपक्ष में हैं और जब पक्ष जो है केवल पक्षपात करता है, तो फिर आप बैलेंस्ड बन के नहीं घूम सकते। वैसे तो ये बैलेंस नहीं, मुझे लगता है ये अन्यथा ही ज्यादा बोल देते हैं सरकार के लिए। लेकिन देखिए चुनाव के नतीजों में भी हाँ, पर मेरा ये कहना है कि आपका काम है, ऑपोजिशन का एक ही काम है, टू अपोज। ये जो शब्द है ना कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन, ये इसका कोई मतलब नहीं होता है। और मैं बार बार उदाहरण देता हूँ, मैं आपको जैसे वो उदाहरण यहाँ भी देना चाहता हूँ। मैंने एक बार क्या हुआ था, भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ वो आए हुए थे, वो मैं बहुत कम डिबेट्स में जाता हूँ, तो उसमें मैंने जब ये बात रखी तो लोगों ने बिल्कुल दूसरी तरीके से देखा। उन्हें मुझसे कहने लगे कि साहब किस तरीके का आप लोग क्यों नहीं कोऑपरेट कर रहे सरकार में। मैंने कहा मैं आपको बताता हूँ, जब जीएसटी आया, जीएसटी का बिल आया, मैं चीफ विप था पार्टी का, ठीक है, आपको याद है कौन दिन हंगामा चला और जीएसटी का बिल हमें प्रेजेंट नहीं करने दिया। जब मैं गया भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर्स के पास मिलने के लिए, तो स्पष्ट कहा गया कि साहब हमको गुजरात से है कि नहीं, इस बिल को नहीं पास होने देना। अब मेरा ये कि आप कह सकते हो कांग्रेस को लोग कहेंगे जनहित में क्यों नहीं पास होने दे रहे, तो मैंने कहा कि मोदी जी ने एक अच्छे ऑपोजिशन नेता की तरह सरकार को काम नहीं करने दिया जी, ठीक है। तो अगर मैं मानूं कि मुझे कॉपी करना चाहिए, मुझे भी सरकार को काम नहीं करने देना चाहिए। अगर जीएसटी पास हो जाता, ठीक है, हो सकता है कांग्रेस को कुछ एडवांटेज मिल जाता, सीटें बढ़ जाती, उन्होंने नहीं होने दिया, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर चीज में ये करे, मैंने उदाहरण करते हुए दिया था। इनको भी ये मानना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री, हमारी पार्टी आज भी विपक्ष की तरह काम करते हैं कि वो दूसरे पक्ष को कोई जगह नहीं देते। तो जब वो नहीं देते, आप क्यों दे रहे हो? ये तो है नहीं कि कोई मोदी सरकार ने कोई भी अच्छा काम नहीं किया होगा, एक आध दो किए होंगे, लेकिन क्या ये कभी मानते हैं कि कांग्रेस की किसी सरकार ने अच्छा काम किया था? ये तो 71 की लड़ाई को कुछ नहीं कहते। नेहरू जी को जिस काले रंग में दिखाते हैं, मतलब वो तो हद ही है। कोई तो इंदिरा जी ले लीजिए, राजीव गांधी जी ले लीजिए, नरसिम्हा राव, किसी को नहीं छोड़ते।
आज तक मुझे बताइए प्रधानमंत्री ने कभी किसी एक बात पर कांग्रेस की तारीफ की? तो जब उनकी पार्टी का ये रवैया है और आज जो बंटवारा हो गया है राजनीतिक दलों में उतना तीखा और उतना गहरा हो गया है, तो आप ये बैलेंस लेके क्या चल रहे हैं? अगर आप बैलेंस लेके चलेंगे तो आप मेरे लिए एक तीखे विपक्ष के नेता नहीं बन सकते। और ये बात शशि थरूर जी नहीं समझ रहे हैं। आप माफ करिए, आप यूएन में नहीं हैं, आप लिटरेचर फेस्टिवल के आर्बिट्रेटर नहीं हैं, आप पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट में नहीं हैं, आप पार्टी पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट में। अब पॉपुलर देखिए, नेता वो होता है जो अपनी पॉपुलैरिटी को पार्टी में ट्रांसफर करे। ठीक है, शशि थरूर अपनी पॉपुलैरिटी को पार्टी में ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए व्यक्तिगत पॉपुलर हैं। उसका मैं क्या करूं? आप मुझे बताओ। अगर वो मेरे यहां आए और कैंपेन करें और उनको 10,000 आदमी उनकी भीड़ में आ जाए, लेकिन उसमें एक वोट भी मुझे ना पड़े, तो नेता हैं क्या? पॉपुलर हैं, लोगों में लोकप्रिय हैं, लेकिन एज अ नेता लोकप्रिय हैं क्या? एज अ कांग्रेसी नेता लोकप्रिय हैं क्या? इसलिए मेरा यह है कि भाई आप कांग्रेस को वोट बढ़ाइए। आपके नाम पर ट्विटर बढ़ जाता है, आपके नाम पर लाइक्स आ जाते हैं, अच्छी बात है, आप में क्वालिटीज हैं। मैंने बीच में उनके खिलाफ एक आलोचना की थी, तब भी मैंने कहा था कि अगर आज भी मुझे सुनने किसी को जाना होगा, मैं जाऊंगा शशि थरूर जी को सुनने। अच्छा बोलते हैं, मजा आता है सुन के, कभी कभी कुछ सीख भी लेते हैं उनसे। लेकिन क्या उनके बोलने से, अब मुझे बताओ उमाशंकर जी, ये 10-15 साल सांसद रहे हैं, कभी इन्होंने इतने लेक्चर देते हैं जगह जगह जाकर। और मैं आपको बता दूं, मैं तो अपने छोटे प्रयासों में थोड़ा बहुत नेहरू जी के बारे में कभी बोलता हूं, नेहरू सेंटर चलाता हूं और करता हूं। कभी इन्होंने 1.5 घंटा 2 घंटा बैठ के कांग्रेस के आज़ादी के आंदोलन की जो स्वर्णिम हमारा एक भूतकाल रहा, या हमारे जो काम रहे, या 70 साल में जो हमने सैकड़ों ढंग की चीज़ें और बढ़िया चीज़ें की हैं, कभी उसमें बैठ के इन्होंने जनता से अपील की? कभी इन्होंने, अगर मैं बुलाऊं वाई शुड बी ओनली वोट फॉर कांग्रेस करके अगर मैं कन्वेंशन करूं और कहूं कि पूरे हिंदुस्तान में जाइए 200 यूनिवर्सिटीज में, क्या जाएंगे? ये है ना फर्क। तो आप अपने आप को सबसे पहले कांग्रेसी मानना पड़ेगा। और अगर कांग्रेसी मानने पर अगर व्यक्तिगत नुकसान भी होता है तो उठाइए। इन्होंने पहले उठाया था, इन पर हुआ, इन पर मर्डर चार्ज भी लगे और अच्छा मेहनत की इन्होंने, नहीं कॉम्प्रोमाइज की। तो अभी क्यों? अब चलो, जैसे सिंदूर के समय ये गए, चलो भाई विदेश में आप गए, कुछ आपने कह कवा दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब आप यहां आकर कहते हैं कि इनकी सामाजिक जो पॉलिसीज हैं वो ताकतवर है, देश को ताकतवर बना रही है, तो फिर कांग्रेस में और आप में क्या मेल हो सकता है? उनकी सामाजिक पॉलिसीज पर ही तो सबसे ज्यादा विषय है, सांप्रदायिकता पर है। इन सवालों पर अगर हम कहने लगे कि जो वो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, तो फिर कांग्रेस में और आप में मेल कैसे हो सकता है? ये मेरे केवल सवाल है। अगर वो कह दे कि नहीं किसी कारण से बोल गए, उनका कोई मतलब नहीं था, ठीक है, बहुत अच्छा, आप कांग्रेस में हैं, कांग्रेस के नेता बनिए। ये हमने एक उदाहरण के तौर पे नाम लिया, और ऐसे बहुत सारे नेता हैं। हाँ। हर किसी के नाम पे लंबी चर्चा नहीं हो सकती, लेकिन हाईकमान को ये बात समझ में क्यों नहीं आती कि कौन नेता वाकई में पार्टी के लिए फायदेमंद है और किन की। देखिए, कांग्रेस की परंपरा एक उदारवादी परंपरा रही है, कोई माने या ना माने, हम लोग उस तरीके से नहीं बहुत ज्यादा किसी पे प्रहार करते भी हैं तो चलिए जिम्मेवारी कम कर देंगे, किसी कमेटी में नहीं डालेंगे, जैसे मणिशंकर अय्यर जी का किया, या जिनका भी है। पर हम किसी को एकदम उठाकर बाहर फेंक दें, उनको भले लगता हो भाई, अगर किसी के बोलचाल से, किसी के सेंटेंस से पार्टी को नुकसान हो रहा है तो हम उसको बहुत करीब भी अपने नहीं रख सकते, क्योंकि पार्टी का ये भी नीति रही है कि कुछ चीजों पर हमें बैलेंस बात भी करनी है, ये एक तरफा नहीं। और आपकी एक तरफा बात अगर कांग्रेस की नीति नहीं है, उसको आप बार बार दोहराएंगे तो फिर आप कांग्रेस के बीच में नहीं आ सकते। चाहे आप सेकुलरिज्म पे कुछ बोलें, या सोशलिज्म पे कुछ बोलें, या कम्युनलिज्म पे कुछ बोलें, या किसी चीज पे भी कुछ बोलें, हमारा जो व्यू है उसके इर्द गिर्द ही आपको होना चाहिए। उससे बहुत परे आप बोल रहे हैं, सही बोले गलत बोले अलग बात है, तो कांग्रेस के बीच में आप नहीं रह सकते। तो हम ज्यादातर कांग्रेस क्या करती है, जैसे कभी उनको शायद लगा होगा कि मैंने कुछ बातें ठीक नहीं कही, तो मुझे पार्टी से तो नहीं निकाला, मुझे जिम्मेदारियां भी देते रहे, काम भी देते रहे, लेकिन ठीक है, जब उनको लगा कि ठीक है तो मुझे मौका मिल गया। तो कांग्रेस की जो एक उदारता हमारे अंदर में है, इस कारण से हम वो दबाव वाली बात नहीं करते। हाँ, इग्नोर कभी कभी हो सकता होते हो लोग,
कुछ नेता कहते हैं कि हम इग्नोर हो गए। अब देखिए साहब, इग्नोर का तो क्या है, समय आता है, नया नेतृत्व आता है, कुछ लोग जाएंगे, कुछ लोग आएंगे। हमें भी कभी कभी समझना पड़ता है कि शायद हमसे बेहतर हैं। आपको याद है वो कभी कभी में गाना था, हमसे बेहतर सुनने वाले, हमसे बेहतर कहने वाले। तो कभी न कभी हमसे बेहतर सुनने वाले, हमसे बेहतर गाने वाले आएंगे। तब इतनी हम में विनम्रता होनी चाहिए कि अब मेरा समय नहीं रहा। अब हम आखिरी दौर में पहुंच गए हैं और कुछ सवाल जो है आपके व्यक्तिगत जीवन से। आप खाने पीने के बहुत शौकीन, पीने के नहीं, खाने के, खाने पीने शब्द युग्म है तो इसलिए खाने पीने के शौकीन नहीं। वो थोड़ा क्या होता है, लोग मालूम पड़ा वही निकाल के छाप दिया। नहीं नहीं, वो ये बिल्कुल आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट कुछ भी निकाल के नहीं छाप। नहीं, आपकी नहीं बात कर रहा। तो आपका क्या सबसे ज्यादा पसंद है आपको खाने? एक्चुअली हर तरीके का, मैं वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन सब खाता हूँ। और ऐसा नहीं है कि मुझे सब्जी पसंद नहीं है या केवल नॉन वेजिटेरियन पसंद है, सब पसंद है। थोड़ा तीखा में मज़ा आता है। और पुरानी दिल्ली के खाने आप वो भी अच्छे लगते हैं, हाँ, बट बहुत ज़्यादा मसाला नहीं, ठीक है। चाट आट मुझे कम पसंद आती है। मैं बड़ा फ्रैंक होता हूँ, मीठा का बड़ा शौक है। खीर के लिए तो मैं मर जाऊँगा। जैसे मैं तो कई बार कहता हूँ कि भैया खीर खिला दो, तो इससे बड़ी तो रिश्वत मेरी ज़िंदगी में कोई हो नहीं सकती है। खीर की बहुत पसंद है। वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन थोड़ा जो हेवी खाना होता है ना, पूड़ी पराठा, उसका मज़ा होता है, लेकिन अब कम कर दिया है क्योंकि अब वो शायद कैपेसिटी नहीं रही, बड़े बहुत। और आपके लंच डिनर भी काफ़ी फेमस रहे हैं, खासतौर पे हाँ, क्योंकि जर्नलिस्टिक फ्रेटर्निटी में भी। हाँ, क्योंकि नहीं, मुझे कभी मौका नहीं मिला, लेकिन हाँ मैंने सुना है। नहीं, क्या होता है कि देखो मेरा क्या है कि थोड़ा सा मैं, वो एक अंग्रेजी में शब्द है ना, वाइवेशियस हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अगर अकेले नहीं रह सकता, मैं ज़्यादा शांत में, बल्कि ज़िंदगी में मैं पहली बार जब विदेश गया था, मेरी शायद 29-40 की उम्र थी। हम लोग लंदन में पहुँचे, मैं और मेरे मित्र, और शाम को बड़ा शांति देखी। तो मैंने अपने दोस्त का, मैंने कहा भैया यहाँ तो नहीं रहा जाएगा हमसे, इस शांति में निकल लो घर। तो मुझे हमेशा थोड़ा सा जमावड़ा, लोग, भीड़ भाड़ पसंद आती है, बाय नेचर ऐसा रहा है। तो खाना भी खाओ तो 2 4 5 हो, भले उनसे बातचीत हो, जान पहचान हो नहीं हो। बल्कि कभी कभी मोना मेरी वाइफ हो, ये लोग भी कहते हैं क्या यार, कभी हम लोग अकेले में सिर्फ तुम और हम बैठ के खाएं, या मेरी बेटी हम 2-3 करें, तो अच्छी बात है, उनकी वो डिमांड है। लेकिन मुझे लगता नहीं इसमें 10 और जुड़ जाएं। वो एक नेचर है। तो लगता है हमेशा जितनी भीड़ रहे उतना मज़ा रहे, अपनी अपनी बात होती है। और वो क्योंकि एक ज़माने में मैं थिएटर बहुत करता था, तो शायद वहाँ से आदत पड़ गई है कि 2 4 10 तो साथ साथ होने ही चाहिए, ये रहता है। और दूसरी बात ये भी है कि आपका फोक डांस में भी काफ़ी इंटरेस्ट रहा है। और आप स्पोर्ट्स में भी, बैडमिंटन और बाकी चीज़ों नहीं, स्पोर्ट्स में तो रहा, बचपन से रहा, क्योंकि हमारे पिताजी बहुत सीरियस स्पोर्ट्समैन थे। तो मैं रनिंग आता था, स्क्वॉश खेलता था, स्कूल में क्रिकेट खेलता था, हॉकी। लेकिन अब थोड़ा कम हो गया है। बट स्पोर्ट्स में क्या है कि मैं रेगुलरली रनिंग करता हूँ। आजकल थोड़ा घुटने की दिक्कत आ गई है, उम्र हो गई है, तो एक्सरसाइज मैं रेगुलरली करता हूँ। वो एक मेरी जीवन का इम्पोर्टेंट, अगर जैसे नहीं करूँ तो लगता है कि यार कुछ आज नहीं हुआ। हाँ, और जहाँ तक कल्चरल है, हमेशा म्यूजिक, डांस और थिएटर से हमेशा एक लगाव रहा, हमेशा। आज भी मेरा एक बहुत मन करता है कि यार मुझे थिएटर में चले जाना था। मेरा बहुत मन था NSD ज्वाइन करने का, लेकिन उस समय मेरी इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद में एडमिशन हो गई, तो फिर मैं थिएटर में नहीं गया। और क्या है कि हम और मैं, मोना हमारी गुजरात से है, गुजराती है, तो जो गुजराती फोक डांस से आपका पुराना, हाँ, पुराना रिश्ता भी है। तो गुजरात के जो फोक डांसेस हैं वो हम लोगों ने अच्छी तरीके से किए। हमारा एक बहुत बड़ा 300-400 लोगों का समूह है दिल्ली में, तो उसमें हम लोग फोक को खूब अच्छा करते रहते हैं साल में। तो आपका थिएटर से वास्ता रहा, आपकी दिलचस्पी भी रही है, तो कोई अच्छा अभिनेता भी आपको लगता होगा, चाहे वो बेशक राजनीति में हो या फिल्म में हो? एक्टर्स में संजीव कुमार एक ऑल टाइम रहे, वो बहुत बहुत अच्छा एक्टर था। गुरदत्त की एक्टिंग तो उतनी अच्छी नहीं थी कि फिल्में कमाल की रही। नसीरुद्दीन शाह एक्टर के रूप में हमेशा अच्छे लगे। कुछ रोल्स में अमिताभ बच्चन, सब में नहीं, लेकिन कुछ रोल्स में मुझे हमेशा लगता है कि जो उनकी जो गंभीर रोल रहे हैं, अंडरस्टेटेड रोल रहे, वो उनके एंग्री यंग मैन से उन्होंने ज़्यादा बेहतर किए। एंग्री यंग मैन वालों में पावर ज़्यादा थी, लेकिन रोल अगर आप देखें एक्टिंग का, तो उसमें वो बहुत बढ़िया निकल कर आए। कुछ फिल्मों में राजेश खन्ना, आजकल थोड़ा कम देखते हैं, टीवी के युग में थोड़ा कम फिल्में देखने का मौका मिलता है। अंग्रेजी एक्टर्स कुछ मुझे बहुत अच्छे लगे,
लेकिन इंडिया में ये माने, और अगर आप नाम लेंगे एक्ट्रेसेस में, मीना कुमारी मुझे हमेशा बहुत अच्छी लगी। और नए दौर की बात करें तो नए दौर में आप नाम बताएं तो मैं बताता हूँ। देखो ये चीटिंग है, सवाल आपको भी पूछना चाहिए एक आध नाम, मैं इमीडिएटली नहीं कर पा रहा हूँ, बट एक्ट्रेसेस में कौन मुझे बहुत अच्छा लगता है? जया बहादुरी अच्छी एक्ट्रेस रही, बहुत अच्छा लगा मुझे। आलिया भट्ट अच्छी लगती है आई थिंक एज एन एक्ट्रेस, और उसकी फिल्में बहुत पावरफुली उसको करती। मुझे, मैं इसलिए नहीं कह पा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा आजकल फिल्में देखता नहीं हूँ तो मैं बोल नहीं पाऊँगा। और किसका नाम लें? एक जमाने में थिएटर एक्टर्स बहुत हम लोग जानते थे, बट थिएटर तो खत्म ही हो गया, बचा ही नहीं है। अब तो नाम भी नहीं मुझे याद है। थिएट्रिक्स आ गया, अब थिएट्रिक्स आ गया, या यूँ कहें राजनीति ने थोड़ा टेक ओवर कर लिया थिएटर। बट डेथ ऑफ थिएटर का से बुरा लगता है मुझे, कम से कम नॉर्थ इंडिया में, दिल्ली में। दिल्ली इतना तगड़ा तो नहीं था कभी, बॉम्बे या पूना या यहाँ का मुकाबला तो नहीं हम कर पाते थे, लेकिन अच्छा थिएटर था। वो थिएटर खत्म हो गया, बुरा लगता है। और खाली समय में आप पुरानी संगीत? खाली समय में मैं म्यूजिक सुनता हूँ और पढ़ता हूँ। किताबें पढ़ने का शौक है, अभी भी पढ़ता रहता हूँ मैं जी। अभी भी इस पे फ़ोन पर या लैपटॉप पे पढ़ने की उतनी आदत नहीं है। वो जो किताबें नहीं मिलती हैं तो पढ़ लेता हूँ। उसमें भी मेरी बहुत बुरी आदत है कि उसको छपवाओ, तो बड़ा महंगा लगता है उसको, प्रिंटर इंटर से छपवाना कोशिश करता हूँ कम करूँ। किताबें पढ़ लेता हूँ जब भी मन करता है। नरवाणे जी की किताब पढ़ ली आप? नहीं, वो तो शायद पब्लिकली अवेलेबल नहीं है जी। ऑटोबायोग्राफीज में कम पढ़ता हूँ मैंने, क्योंकि इतिहास में बैचलर्स किया था और मास्टर्स किया था, तो हिस्ट्री की किताबें पढ़ता हूँ। आजकल मैं जिंदल यूनिवर्सिटी में पढ़ाता भी हूँ, तो उसमें पब्लिक पॉलिसी, इकोनॉमी पढ़ाता हूँ, तो उससे संबंधित किताबें, थोड़ा अप टू डेट रहना पड़ता है, क्योंकि आजकल तो आप नहीं करें तो बच्चे एआई से सब सीख के आपसे सवाल भी पूछ सकते हैं जी। तो लेकिन उसमें मजा आता है लेक्चरिंग। चलते अभी आपने एआई का जिक्र किया, एआई के इस्तेमाल को आप किस तरह से देखते हैं, खासतौर पे अगर पॉलिटिक्स की बात हो, क्योंकि जिस तरह से एआई का इस्तेमाल होने लगा है, छत में वीडियोस बनने लगे हैं, तो आप नहीं, खतरनाक तो है। देखो अगर मैं कहूँ एजुकेशन में तो अच्छा नहीं, क्योंकि जो डायरेक्टली किताबें पढ़ के, आर्टिकल्स पढ़ के, लोगों से सुन के जो आप सीख पाएंगे, वो मेहनत आपके लिए एआई कर दे, तो वो जो दिमाग को ट्रेनिंग मिलनी चाहिए ना। देखिए, पढ़ने का समय एक दिमाग को ट्रेन करने का होता है। वो जो ट्रेनिंग आती है खुद कुछ चीज़ को करने की, भाई जैसे खुद हाथ कहते हैं ना, हाथ से जो आप एक बार चीज़ कर लो कभी नहीं भूलते, तो वो जो स्किल आती है अपने हाथ से करने की, अपने दिमाग से करने की, जो मेंटल ट्रेनिंग होती है, सवाल पूछने की आदत बन जाती है, फर्दर इन्वेस्टिगेट करने की बात आ जाती है। जब आप 4 चीज़ें पकड़ते हो, एआई तो सब करके आपको दे देगा, तो आप में वो ट्रेनिंग ही नहीं बचेगी ना जी। और दूसरा क्या कि आप में अपने में उसको इन्वेस्टिगेट करना, सही है गलत है, वो तो तब होता है जब आप ओरिजिन में किताबें पढ़ते, एक पढ़ोगे, उसके रेफरेंस पढ़ोगे, वो कहाँ से कोट किया उसको देखोगे, तब आप। तो मुझे लगता है एजुकेशन में तो एआई मेरे हिसाब से डिसएडवांटेजेस है। बाकी उसके अलावा बहुत कुछ आज आपको जानकारी देने लगा है, लेकिन एआई का जो आप बता रहे हैं, वीडियो में इस्तेमाल करना, डिस्टॉर्शन में इस्तेमाल करना, वो बहुत खतरनाक हो गया। क्योंकि कोई आजकल क्या हुआ है, ये व्हाट्सएप और ये सोशल मीडिया एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां करेक्ट करने का कोई तरीका नहीं है। देखिए, पहले क्या होता था, अखबार में अगर कुछ छपता था तो उसको आप पकड़ सकते थे, अगले दिन टीवी पे भी एक हद तक, लेकिन टीवी में भी ये दिक्कत है, आप आज बोल के क्या चले जाएं। पेपर में क्या वो है, मुझे अगर 3 साल बाद भी अगर आपने मेरे बारे में झूठ लिखा है, मैं उसको पकड़ सकता हूं और आपको कटघरे में खड़ा कर सकता हूं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या वीडियो में क्या है, आई चली गई, आपके बारे में कुछ चीजें बोल दी गई, फैल गई सब जगह, आप बदनाम हो गए, आपको पता ही नहीं आपके बारे में क्या कहा। ये जो है ना, इसमें जो करेक्शंस हैं या करेक्टिव्स हैं, वो सिस्टम में करेक्टिव्स नहीं है, वो प्रिंट में वो था। अब किताब में अगर आप 4 झूठ छाप दोगे तो आप पकड़े जा सकते हो। आज आप जैसे, ठीक है, यहां तो चलिए पॉडकास्ट आपने किया, आपने अखबार में ये उसमें या टीवी में कभी कुछ एक आध शब्द इधर उधर बोल दिया, कोई क्या कर सकता है उसका। वो मुझे लगता है खतरनाक है। और एआई में मैंने तो देखा है, और दूसरा क्या है, पता नहीं क्या है लोगों को, कि बिल्कुल अपना विवेक लोगों ने छोड़ दिया जब वो इस तरीके की मीडिया को देखते। इसमें जो है वो सच है, वो जो भी है वो सच है। हाँ, वो इसलिए आई है क्योंकि अब आपका दिमाग जो है वो आपके विषयों की, देखिए विजुअल बहुत पावरफुल मीडियम है, आप जो सामने होता हुआ देखते हो उसको सच मानते हो और वो सच है। लेकिन आप ये नहीं समझ पाते कि जो टेलीफोन पर या जो लैपटॉप पे आ रहा है
वो ज़रूरी नहीं है कि सच है। तो फिल्म की दुनिया जो है आज आपके लिए सच्ची दुनिया बनती जा रही है। फिल्म में मुक्का मारा और वो 10 फीट दूर गिरा, क्योंकि उस समय आप जानते थे ये फिल्म है, तो आप ये तो मानते थे कि मैं नहीं ये कर पाऊंगा, भले अमिताभ बच्चन कर ले, भले वो क्या नाम है साउथ का जो वो एक्टर है तमिलनाडु का जो सबको पीटता है, लोग मीलों दूर जाके गिरते हैं, रजनीकांत कर ले। आपको मालूम था कि रजनीकांत जिंदगी में नहीं कर पाएगा। इसकी दिक्कत क्या है कि अगर आपके व्हाट्सएप पर आ गया तो कितना भी अनबिलीवेबल हो, भरोसा करने लायक ना हो, आप उस पर भरोसा करने लगते। पता नहीं वो जो एक था ना कि आप अलग अलग माध्यमों को पढ़ने के लिए अलग अलग दिमाग में रूल्स बन जाते थे, वो अब क्यों खत्म होते जा रहे हैं। ये जो विवेकहीनता जो आ गई है, ये खतरनाक। आखिरी सवाल, संदीप दीक्षित को अगर एक लाइन में डिफाइन करना हो, वो एक लाइन? ना, ये तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ, एक ऐसा व्यक्ति जो जिंदगी मजे से जीता है, इतना मैं कह सकता हूँ पर्सनली। बाकी आपके ऊपर है। 1.5 घंटा या 1 घंटा आपने मुझे सुना है जी, आप अगर उसको एक लाइन में डालेंगे, एक लाइन में ऐसे किसी को डालना नहीं चाहिए। नहीं आपके अपने बारे में, लेकिन आपने मैंने ये अच्छा कहा कि जो मजे से जिंदगी जीता है। आप राजनीति भी मजे से करते हैं, अपनी बात भी रखते हैं, अपनी कुली के लिए भी आपने बात रखी शानदार तरीके से, पार्टी की खामियों पे भी बात की, और यही जो है आप तक मुझे खींच कर लेकर आया है, क्योंकि आपको लंबे समय से सुनता रहा हूँ, और ये कोई मुंह पर बैठकर बड़ाई करने की बात नहीं है। तो आपका एक जो अलग एक स्थान है, अगर आप मुझसे पूछें तो जो एक वोकल लीडर के तौर पे और साथ में अपनी ज़िंदगी जीते हुए वो जो कॉकटेल है आपकी लाइफ का, वो आपको कहीं अलग खड़ा करता है। चलिए, थैंक यू। इसी लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं जी, मैं सबके सामने कहना चाहता हूँ, अब की बार आपको आना पड़ेगा खाना खाने साथ। जी बिल्कुल। पिछली बार आप नहीं आ पाए थे, जी, मैंने जब पिछली बुलाया था बार किसी मैंने- कारण हाँ, से, मैंने और आ अब की बार जब हम गरबा करेंगे जी, तो नाचिएगा नहीं तो आइएगा जरूर। नहीं हम नाचेंगे, ये प्रॉमिस करिए। हाँ मैं प्रॉमिस करता हूँ। मैं आप और आऊँगा। सपरिवार। जी जी बिल्कुल। जी जी। तो बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। तो संदीप दीक्षित, जिन्होंने बहुत तफसीलात में हमसे तमाम बातें की, किसी भी सवाल को उन्होंने ये नहीं कहा कि इसका जवाब नहीं दूंगा, चाहे वो राजनीति की हो, व्यक्तिगत जीवन की हो, और सबसे बड़ी बात कि जिस बात के लिए जाने जाते हैं, बहुत वोकल होकर इन्होंने अपनी तमाम बातें सामने रखी। तो आपको हमारे ये पॉडकास्ट अगर अच्छा लगा हो तो हमें बताइएगा ज़रूर, कमेंट के ज़रिए, लाइक के ज़रिए, और अगली बार फिर एक शख्सियत के साथ आपके सामने हाजिर होंगे पॉइंट की बात लेकर। फिलहाल नमस्कार।